अध्याय 3231 जुबान शुरुआती। जीनो ब्रह्मांड में ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां प्राप्त करना साम्राज्यों के ब्रह्मांड की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। मिस्टर बाई की वहां ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां प्राप्त करने की क्षमता केवल उनकी प्रतिभा और पराक्रम का प्रमाण नहीं थी। जीनो ब्रह्मांड में एक ब्रेक वर्ल्ड का व्यक्ति है। अगर 33 आसमानों को भेद दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि हम आक्रमणकारियों से लड़ नहीं पाएंगे। हान सेन ब्रेक वर्ल्ड के कुलीनों के बारे में चिंतित नहीं था। किन शियू और वान एर ही वे लोग थे जिनसे उसे डर था। वह उन्हें सबसे बड़ी समस्या मानता था। वानर ने अभी तक ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां हासिल नहीं की थीं, लेकिन उसका रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड किसी भी ब्रेक वर्ल्ड व्यक्ति की तुलना में अधिक डरावना था। किन शियू का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने 1 अरब साल पहले ही अभूतपूर्व शक्तियां हासिल कर ली थीं। इन सब के अलावा वह काले क्रिस्टल कवच पर भी नियंत्रण रखता था। उसने बड़ी पाथ गॉड को आसानी से दबा दिया था, इसलिए ब्रह्मांड में उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। यहां तक कि गॉड हॉल लीडर, जो एक रीबूट गॉड स्पिरिट था, वह भी किन शियू को दबाने में सक्षम नहीं हो सकता था, जब तक कि वह अपनी रीबूट शक्ति का उपयोग न करे। इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात, और जिस बात से हान सेन सबसे ज्यादा चिंतित था, वही ये थी कि वह किन शियू के अंतिम लक्ष्य को नहीं देख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। गॉड कैस पार्टी 33 आसमानों को भेदना चाहती थी। वे दोनों ब्रह्मांडों के बीच के नियमों को बिगाड़कर और ज्यादा ब्रेक वर्ल्ड एलीट बनाना चाहते थे। ऐसा करके वे गॉड कैस पार्टी को और मजबूत बना सकते थे और अंततः गॉड स्पिरिट्स और उनके ऊंचे जीनो हॉल की जगह ले सकते थे। किन शियू 2 ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करता था। उसने ऐसा वानर को पुनर्जीवित करने के लिए किया था। अब वानर पुनर्जीवित हो चुकी थी। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब भी 33 आसमानों को क्यों पार करना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन शियू का आना जीनो ब्रह्मांड के लिए अच्छा है या बुरा। वापस मंदिर में आकर जी यानरान ने एक व्यंजन बनाया। उसने चॉपस्टिक के 4 सेट नीचे रखे और बाकी के आने का इंतजार करने लगी। सदमे की हालत में हान सेन ने जी यानरान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस आ रहा हूं? जी यानरान ने अपनी सुंदर नाक उठाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रही हो, लेकिन वो हान सेन को देखकर नहीं मुस्कुरा रही थी। पिछले कुछ सालों से मैं जुवान मेन की शिक्षाएं सीख रही हूँ। हालांकि अभी पूरी नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर आकाशीय मन को महसूस कर सकती हूँ। आज मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा कि तुम शायद वापस आओगे, इसलिए मैंने वो खाना बनाने का फैसला किया जो तुम्हें आमतौर पर पसंद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ वापस आओगे। पहली बार मेरी भावनाएं इतनी सटीक थीं। हान सेन ने मेज पर रखे खाने की तरफ देखा। ये वही खाना था जो उसे और लिटिल फ्लावर को बहुत पसंद था, और लिंग एर की पसंदीदा मिठाई भी वहां थी। ऐसा लगता है कि जुवान मेन की शिक्षाओं के साथ आपका रास्ता वास्तव में शुरू हो गया है, हान सेन ने आश्चर्य से कहा। जुबान मेन सीखना तो आसान था, लेकिन शुरुआत करना मुश्किल। उसमें क्या है, ये समझना और उसका इस्तेमाल करना बहुत दुर्लभ था। हान सेन कई सालों से जीनो ब्रह्मांड में दूसरों को जुबान मेन सिखा रहे थे। अब तक मिस्टर बाई की तरह इसे सीखने और इस्तेमाल करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जी यानरान में इतनी प्रतिभा होगी, और वह तो इसमें अभी शुरुआत ही कर रही थी। मुझे बस थोड़ी बहुत चीजें ही पता हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सब मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो, जी यानरान ने खुशी से कहा। इसीलिए मुझे इतना सही लगा। पहले मेरे अनुमान गलत होने की 90% संभावना थी। ये सही होने के बाद मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समझ गया हूँ। शायद मैं जुबान मेन को अच्छी तरह से सीखने के रास्ते पर चल पड़ा हूँ। हान सेन ने कुछ और सोचा। अगर उसने सचमुच जुबान मेन की शिक्षाएं सीख ली हैं, तो इसका मतलब है कि वह सब कुछ भविष्यवाणी कर सकती है। ये जानते हुए कि उसकी पत्नी भविष्य देख सकती है, उसे अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि एक दिन वह जो भी करेगा, उस पर नजर रखी जाएगी। खास जुबान मेन बहुत जटिल है, हान सेन ने जल्दी से कहा। तुम इसे जल्दी नहीं सीख सकते। मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें कई जीनो कलाएं सीखने के काबिल बनाती है। क्यों न मैं तुम्हें कुछ जीनो कलाएं सिखा दूं? पहले तुम उसे सीख लो, फिर मेरे साथ जीनो ब्रह्मांड में जा सकते हो ताकि हम एक दूसरे को और देख सकें। जी यानरान ने सिर हिलाया। मैं पहले से ही इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रही हूँ। गठबंधन ब्रह्मांड छोटा है, लेकिन गठबंधन ब्रह्मांड का ज्ञान जीनो ब्रह्मांड जैसा ही है। हर जगह एक जैसा है। पत्नी, ये गलत है। हालांकि तुम जुबान मेन कहीं भी सीख सकती हो, लेकिन जीनो ब्रह्मांड में मैं और लिटिल फ्लावर हैं।
अगर तुम और लिंग र वहां गए तो तुम और मैं हमेशा साथ रह सकते हो। हान सेन ने पलकें झपकाई और लिंग र से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, लिंग र? माँ, तुम्हें जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रहा तो लिटिल फ्लावर और पिताजी से शायद ही कभी मिल पाऊंगा। अगर मैं वहां गया तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, माँ। लिंग र ने बोलते हुए जी यानरान की बाहों को हिलाया। ठीक है, जी यानरान ने सिर हिलाकर कहा। मेरी पत्नी बहुत होशियार है। बाद में मैं तुम्हें कुछ जीनो कलाएं सिखाऊंगा ताकि तुम जल्दी से जीनो ब्रह्मांड में जा सको। हान सेन मन ही मन बहुत खुश था। जी यानरान ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रही हो, लेकिन वो हान सेन की तरफ नहीं मुस्कुरा रही थी। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं जीनो यूनिवर्स जा रही हूँ, लेकिन मैं जुबान मेन सीखना भी जारी रखूंगी। हान सेन को लगा जैसे जी यानरान की आंखें कुछ समझ रही हैं, इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश की। खांसी खांसी, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। जुबान मेन एक बड़ा पाथ स्किल है। बेशक तुम्हें इसे सीखना ही होगा। जुबान मेन के उत्तराधिकारी मिस्टर बाय अब जीनो यूनिवर्स में हैं। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा ताकि तुम उनसे सीखना जारी रख सको। इस तरह तुम चीजें तेजी से सीख सकोगे। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहती, जी यानरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसका अभ्यास करूंगी, फिर मैं भविष्य में तुम्हारे लिए चीजों का हिसाब लगा पाऊंगी, जैसे कितनी औरतें तुम्हें पटाने की कोशिश करेगी। खांसी खांसी, हान सेन ने अभी चाय का एक घूंट लिया था और उसका गला लगभग घुट गया था। कोई मुझ पर डोरे डालने के बारे में क्यों सोचेगा? हान सेन ने पूछा। तुम मुझे बहुत ज्यादा समझते हो। जीनो ब्रह्मांड अलग अलग नस्लों के राक्षसों से भरा है। वहां ज्यादा इंसान नहीं है। हर कोई सुंदरता को अलग नजरिए से देखता है। वहां कोई धोखा नहीं होगा। मैं समझ गया, जी यानरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके लिए गठबंधन में कुछ ढूंढूं? मैंने सुना है कि किन शुवान और हुआन फू जिन जीनो ब्रह्मांड में गए हैं। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि गु किनचेंग भी वही है। वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। हान सेन ने जी यानरान की मुस्कान देखी। उसे लगा जैसे वो मुस्कान चांद में छिपी कोई तलवार हो। वह तुरंत सीधा बैठ गया और बुरी नजर से बचने लगा। उसने जी यानरान को प्यार से देखा और कहा, मेरी नजर में तुम्हारी खूबसूरती के आगे पूरी कायनात फीकी है। किन शुवान, गु किनचेंग और बाकी सब शेरनी जैसी हैं। मैं उनके साथ मर्दों जैसा व्यवहार करता हूँ। हान सेन इतना सारा खाना खाकर हैरान था। अब उसे जी यानरान को जुबान मेन कौशल का अभ्यास कराने का पछतावा हो रहा था। एक विनाशक देव आत्मा के रूप में अगर कोई विशेष कारण न हो तो हान सेन आकाश देव मुकुट का उपयोग करके 4 दिनों तक जीनो ब्रह्मांड में रह सकता था। फिर उसे राज्यों के ब्रह्मांड में अपने देव मंदिर वापस जाना पड़ता था। वहां बिताए 4 दिन हान सेन के लिए सालों में सबसे सुकून भरे दिन थे। उन्होंने जी यानरान को जेनो आर्ट सिखाया और लिटिल फ्लावर के साथ अभ्यास किया। वे लिंग र के साथ रहे और जी यानरान को मॉल में सैर पर ले गए। वे वाकई बहुत सुकून में थे। यदि ईश्वरीय अराजकता पार्टी और किन शियू समस्त अस्तित्व के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर रहे होते तो हान सेन हमेशा के लिए उस क्षण में रहना पसंद करते। साम्राज्यों के ब्रह्मांड में चू साम्राज्य की सीमा पर एक विशाल और बर्फीली रोशनी प्रकट हुई, सी हाइट सिस्टम। इसने अपने आसपास की कई बंजर प्रणालियों को जमा दिया। यह अंतरिक्ष में एक विशाल बर्फ के मैदान जैसा था। बर्फ का असर बाकी प्रणालियों पर भी पड़ा। इससे तापमान बहुत अजीब हो गया। तारों वाले बर्फ के मैदानों में लोगों को उसके ऊपर एक चमकता हुआ चांद दिखाई दिया। वह अनंत अंतरिक्ष में चमक रहा था। जब हान सेन किन साम्राज्य और फैंग परिवार के महल में वापस गया तो ये केवल 4 दिन बाद था। उसने सुना था कि चू राज्य की सीमा पर एक डरावने बर्फ देवता का प्राकट्य हुआ है और इसलिए इस अवधारणा ने उसे काफी लुभाया। उसका डोंगशुआन सूत्र और रक्तनाली सूत्र पहले से ही दुनिया को तोड़ने में सक्षम थे। जीन की कहानी जादू प्रकट कर सकती थी। उसे और शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसकी जेडस्किन में कमी थी। उसके शरीर की शक्ति को उलटने के लिए एक दुर्लभ जीन जाति की आवश्यकता थी। चू साम्राज्य में एक सुपर आइस गॉड पल्स प्रकट हुआ था। शायद एक दुर्लभ आइस जीन जाति के प्रकट होने की संभावना थी। जेडस्किन पूरी तरह से बर्फ का तत्व नहीं था, लेकिन उसके शरीर के लिए एक बर्फ जीन की नस्ल ही काफी थी। इसलिए हान सेन बर्फ के मैदानों में जाना चाहता था। हान सेन ने सोचा, किन शियू द्वारा गॉड कैस पार्टी पर नियंत्रण पाने के बाद गॉड कैस पार्टी ने ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है।
मुझे डर है कि अंत में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा गॉड हॉल लीडर ने कहा था। उसने काले क्रिस्टल कवच पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल नहीं किया है और इसीलिए वह चिंतित है। ऐसे समय में कुछ भी स्पष्ट रूप से बुरा नहीं होना चाहिए। मिस्टर हान, राजा चाहते हैं कि आप उनसे मिलने जाएं। हान सेन के आगे बढ़ने से पहले किन जिंग जेन का अधिकारी राजा द्वारा जारी एक फरमान सुनाने के लिए फेंग परिवार के महल में पहुंच गया। हान सेन ने इस बारे में सोचा और अधिकारी के पीछे पीछे राजा से मिलने जाने का निर्णय लिया। जब वान एर को होश आया तो किन जिंग जेन पर उसने हमला कर दिया। उसे जो जख्म लगे थे वे काफी गहरे थे। हान सेन ने उस घटना के बाद से राजा को नहीं देखा था, इसलिए वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि उस आदमी का क्या हुआ। जब हान सेन ने अगली बार किन जिंग जेन को देखा तो वह भौंचक्का रह गया। किन जिंग जेन एक शक्तिशाली कुलीन व्यक्ति था। जब उसने उसे देखा तो वह बिल्कुल ठीक था। अब उसे देखकर वह पीला पड़ गया। उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी बीमार हो। हान सेन ने गौर से देखा। उसने आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन जिंग जेन के जख्म मेरे अनुमान से भी ज्यादा गंभीर होंगे। मुझे डर है कि वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। किन जिंग जेन मुस्कुराया। उसने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए हान सेन से कहा, कृपया बैठिए मिस्टर हान। मेरे राजा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? हान सेन ने पूछा। किन जिंग जेन की हालत ऐसी थी कि उसे वहां दोपहर में सामान्य बातचीत के लिए नहीं बुलाया जा सकता था। किन जिंग जेन ने आह भरी और कहा, श्रीमान, आप एक चमत्कारी व्यक्ति हैं। मुझे यकीन है कि आप बता सकते हैं कि मैं जल्द ही मरने वाला हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हारे शरीर की जांच कर सकता हूं और शायद तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं, हान सेन ने कहा। हालांकि मैं तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए नहीं बचा सकता, लेकिन मैं शायद तुम्हारी जिंदगी थोड़ी लंबी कर सकता हूं। किन राज्य के राजा के सामने दूसरे लोग उनकी बातों पर ध्यान देते और बड़ी सावधानी से बोलते। हालांकि हान सेन इतना चिंतित नहीं था। कृपया गुरु, किन जिंगजेन ने बिना किसी संदेह के कहा। किसी और दिन किन जिंगजेन किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना शरीर छूने नहीं देता। इस बार मामला अलग था। किन साम्राज्य में कई कुलीन लोग थे, लेकिन कोई भी उसके जख्मों को कम करने में कामयाब नहीं हो पाया था। यहां तक कि जियान बू ने भी कहा था कि वह ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही जी पाएगा। किन जिंग जेन अब अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। इसके अलावा हान सेन ने बाइकिन को अल्फा मंदिर में बचा लिया था और वान एर को वहां से खींच लिया था। इससे किन जिंग जेन का उस पर भरोसा थोड़ा और बढ़ गया था। इसीलिए अब उसे उसकी मदद करने की इतनी चिंता नहीं थी। हान सेन ने अपनी उंगली बढ़ाकर किन जिंग जेन के माथे पर रख दी। मजबूरन उसे अपने डोंगशुआन सूत्र की शक्ति का इस्तेमाल करके बीमार आदमी के शरीर में इंजेक्शन लगाना पड़ा। किन जिंग जेन के शरीर की संरचना हान सेन के मस्तिष्क में समा गई। उसकी सभी कोशिकाएं सुनहरे प्रकाश से रंगी हुई थीं। सुनहरी रोशनी बहुत तेज थी। हालांकि वह बहुत कमजोर थी, फिर भी उसके अस्तित्व को नजरअंदाज करना मुश्किल था। ये वानर की शक्ति थी। ये बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन किन जिंग जेन के लिए यह एक घातक चीज थी। जब सोने की रोशनी ने उससे जंग लगा दिया तो किन जिंग जेन की जीन श्रृंखलाएं सोने में बदल गईं। अब उसकी जीन श्रृंखलाओं का 10% हिस्सा सोना था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब ये 30% तक पहुंच जाएगा तो किन जिंग जेन का शरीर नष्ट हो जाएगा। वह एक मृत व्यक्ति बन जाएगा। किन जिंग जेन के पास 3 शक्तियां थीं। सोने की रोशनी के फैलाव को दबाना बहुत कारगर नहीं लग रहा था। सोने की रोशनी को पूरी तरह से रोकना मुश्किल था। सोने की रोशनी की गति के हिसाब से किन जिंग जेन के पास जीने के लिए 1 साल से भी कम समय बचा था। हान सेन ने अपनी उंगली वापस खींच ली। उसने किन जिंग जेन की तरफ देखा और भौहें चढ़ा लीं। मुझे अपनी हालत पता है, किन जिंग जेन ने कहा। तुम बिना घुमाए फिराए मुझे अपनी राय बता सकते हो। सीधे बोलो। हान सेन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हारे शरीर की जो जांच की है उसके अनुसार अगर तुम्हें ठीक करने की कोई और शक्ति नहीं है तो तुम्हारे पास जीने के लिए बस 1 साल और है। गुरु जियान ने भी यही कहा था, किन जिंग जेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। लगता है इस बार मैं सचमुच मर जाऊंगा। हालांकि वह एक राजा था, लेकिन वह अपनी मृत्यु का सामना नहीं कर सकता था। किन जिंग जेन वास्तव में अभी मरना नहीं चाहता था। शायद नहीं, हान सेन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा। किन जिंग जेन की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने हान सेन की ओर देखा और पूछा, मिस्टर हान, क्या आपके पास मेरे जख्मों को ठीक करने का कोई तरीका है? किन जिंग जेन हान सेन की तलाश में था क्योंकि उसे लगा कि अब उसे उम्मीद है। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी।
उसने कई लोगों से सलाह ली थी, यहाँ तक कि किन परिवार की रक्षा करने वाली विनाशक देव आत्माएं भी किन जिंग जेन के जख्मों के लिए कुछ नहीं कर पा रही थीं। किन जिंग जेन पहले ही हार मान चुका था, लेकिन जियान बू बू ही थी जिसने हान सेन को ढूंढने और ये देखने का सुझाव दिया कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है। एक पल सोचने के बाद हान सेन ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारी जिंदगी 3 से 5 साल तक बढ़ाने का एक तरीका जरूर है। मैं तुम्हें जो समय दे सकता हूं उसमें शायद कोई ज्यादा स्थायी समाधान मिल जाए। किन जिंग जेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं 3 से 5 साल और जीना चाहूंगा। शायद आपको मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता। कुछ ऐसा है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। क्या ये युवराज की वजह से है? हान सेन ने पूछा। मिस्टर हान, आप मुझे सचमुच जानते हैं, किन जिंग जेन ने आह भरते हुए कहा। किन राज्य ब्रह्मांड का सबसे महान राज्य है। ये बहुत शक्तिशाली है। यह अन्य 6 राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन यह अन्य 6 राज्यों से अलग भी है। किन राज्य कानून पर आधारित राज्य है। राजा सर्वोच्च होता है। राजा के बिना अन्य विभाग काम करना जारी रख सकते हैं। देश तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा बाई बेटा अभी छोटा है। वह अभी भी खेलना चाहता है। उसकी उम्र के लड़के के लिए देश चलाना बहुत मुश्किल होगा। मुझे डर है कि वह राज्य का भाग्य बिगाड़ देगा। किन जिंग जेन ने साफ साफ कहा, और हान सेन समझ गया कि उसका क्या मतलब है। अगर किन बाय अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा तो कोई उसकी सत्ता छीन सकता है और लड़के को कठपुतली की तरह चला सकता है। किन साम्राज्य संकट में है। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कुछ और साल जीना चाहता हूं ताकि मैं अपने बेटे को एक सुरक्षित देश दे सकूं। किन जिंग जेन ने हान सेन को गंभीरता से देखा और कहा, मिस्टर हान, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कृपया मुझे कुछ साल और जीने दीजिए। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं जो कर सकता हूं करूंगा। तुम्हारी जिंदगी 3 से 5 साल और बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा जिंदगी तुम्हारे शरीर पर निर्भर करेगी। हान सेन कुछ देर रुका और बोला, मैं जो हुनर इस्तेमाल करूंगा उसका असर तुम पर जरूर होगा। इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए एक शर्त है। कृपया मुझे बताएं, मिस्टर हान, किन जिंग जेन ने गंभीरता से कहा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर इससे किन साम्राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा तो मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। हान सेन ने एक पल सोचा और कहा, किन साम्राज्य में ऐसी किंवदंतियां हैं जो दावा करती हैं कि एक जीन प्रजाति है जिसे काला बड़ा दुष्ट ड्रैगन राजा कहा जाता है। इसमें सबसे ठंडी शक्ति और सबसे ज्यादा यिन है। अगर तुम मुझे वह जीन प्रजाति दे दो तो 100% गारंटी है कि मैं तुम्हारा जीवन कम से कम 3 साल बढ़ा सकूंगा। अगर तुम भाग्यशाली रहे तो तुम्हारे पास जीने के लिए और 5 साल होंगे। जब किन जिंग जेन ने काले बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा के बारे में सुना तो उसका चेहरा बदल गया। इससे पहले कि किन जिंग जेन कुछ बोल पाती, उसके पीछे स्क्रीन से एक ठंडी आवाज आई। काला बड़ा और दुष्ट ड्रैगन राजा, किन साम्राज्य की देश दमनकारी गॉड स्पिरिट जीन प्रजाति है। तुम उस वस्तु को किस उद्देश्य से चाहते हो? जब वे बातें कर रहे थे तभी एक दबंग सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। वह एक पर्दे से निकलकर प्रकट हुआ। उसमें अद्भुत जीवन शक्ति थी। ये बहुत डरावना था। उसके अंदर जो दमन का भाव था वह किसी पहाड़ जैसा था। सफेद बालों वाले उस बूढ़े आदमी की ताकत चौंकाने वाली थी। हान सेन को घूरते हुए उसकी आंखें चाकू जैसी थीं। वह किन जिंग जेन से कहीं ज्यादा दबंग था। हान सेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सफेद बालों वाले उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तक नहीं, मानो उसका कोई वजूद ही न हो। रीबूट गॉड स्पिरिट और किन शियू जैसे कुलीन लोग भी हान सेन को कांपने और आज्ञा मानने पर मजबूर नहीं कर सके। वह तो बस किन साम्राज्य का एक कुलीन था। कृपया नाराज मत होइए, किन जिंग जेन ने सफेद बालों वाले उस बूढ़े व्यक्ति से विनम्रता से कहा। मिस्टर हान ने मेरी जान बचाई और उन्होंने मेरे बेटे की भी जान बचाई। वह कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं है। मेरे राजा, आप किसी व्यक्ति का असली चेहरा कभी नहीं पहचान सकते, सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। कई चीजों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपके शरीर पर जो घाव है उनका कोई विनाशक देवात्मा कुछ नहीं कर सकता, और यह आदमी तो बस एक साधारण सा आदमी है। वह कहता है कि उसके पास आकाश जितने विशाल कौशल हैं। क्या वह किन परिवार की रक्षा करने वाली विनाशक देवात्माओं से बेहतर हो सकता है? उसे वास्तव में किन जिंग जेन की भावनाओं की परवाह नहीं थी। उसके बाद हान सेन हैरान रह गया। उसने सफेद बालों वाले उस बूढ़े आदमी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और उसे किन जिंग जेन से इस तरह बात करने की इजाजत कैसे मिली।
सिद्धांत के अनुसार किन साम्राज्य में किन जिनजेन को सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति होना चाहिए था। भले ही कुछ कुलीनों की शक्ति किन जिनजेन से ज्यादा हो, फिर भी उन्हें किन जिनजेन से बात करते समय उसकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता था। किन जिनजेन ने धीरे से कहा, मिस्टर हान को उस काले, बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा की जरूरत पड़ने के पीछे जरूर कोई ठोस वजह होगी। चलो मिस्टर हान को खुद ही अपनी बात कहने दो। चाहे उसके पास कोई भी कारण हो, लेकिन उस काले, बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा का इस्तेमाल बाहरी लोग नहीं कर सकते, सफेद बालों वाले बूढ़े ने आत्मविश्वास से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्द सर्वोच्च आदेश का आदेश हो। किन जिनजेन का चेहरा ठंडा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखने और अपना आपा न खोने की कोशिश की। मैं इस काले, बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा को यूं ही किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दे दूंगा। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। अगर तुम मुझे कुछ रचनात्मक बताना नहीं चाहते तो मेरा सुझाव है कि तुम वापस चले जाओ। मुझे अभी भी मिस्टर हान से बहुत कुछ कहना है। सफेद बालों वाले बूढ़े ने हान सेन को घूरते हुए कहा, तुम जो भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस काले, बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा को किसी को नहीं देने दूंगा। वह सिर्फ किन परिवार का खजाना हो सकता है और किसी का नहीं। उसके बाद सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मुड़कर चला गया। उसने किन जिनजेन को प्रणाम नहीं किया। उसने जो शब्द कहे थे वे किन जिनजेन के लिए थे। मेरे राजा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन था? हान सेन उस आदमी की बात सुनकर परेशान हो गया। काला बड़ा दुष्ट ड्रैगन राजा किन साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। ये सबसे ठंडी जीन प्रजाति थी जिसमें सबसे ज्यादा यिन था। हान सेन ने इसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उसने सोचा कि वह जेडस्किन के साथ इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर वह ऐसा करता तो उसे एक और सुपर गॉड पल्स पाने के लिए चू साम्राज्य नहीं जाना पड़ता। काला बड़ा दुष्ट ड्रैगन राजा एक दुर्लभ जीन प्रजाति थी। यह एक गॉड स्पिरिट जीन प्रजाति भी थी। यह एक विनाशक गॉड स्पिरिट से बेहतर थी। अगर वह इसका इस्तेमाल शीत सूत्र का अभ्यास करने के लिए करता तो यह निश्चित रूप से उसे बहुत सी परेशानियों से बचा सकता था। किन जिनजेन जीना चाहता था, इसलिए वह उसे सौंपने पर विचार करेगा, चाहे जीन रेस कितनी भी शानदार क्यों न हो। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि जीवित रह पाना। अब वह बूढ़ा आदमी था जिसने हान सेन को परेशान कर दिया था। इससे हान सेन की योजना बर्बाद हो गई। वह असफल हो गया था। वह किन परिवार के बुजुर्ग हैं? मुझे नहीं पता कि वह कितने समय तक जीवित रहे, लेकिन वह किन परिवार का आधार है। किन जिनजेन ने बस इतना ही कहा। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। वह स्पष्ट रूप से उस बुजुर्ग के बारे में और बात नहीं करना चाहते थे। किन जिनजेन ने उनकी ओर देखा और कहा, मिस्टर हान, आप उस काले, बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा को चाहते हैं। क्या इसका मेरे इलाज से कोई लेना देना है? हान सेन झूठ नहीं बोलने वाला था। उसने सिर हिलाया। दरअसल इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे तुम्हारे जख्म भरने के लिए मजबूर किया गया तो मुझे बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, लेकिन तुम न तो मेरे दोस्त हो और न ही मेरे परिवार के सदस्य। तुम्हें बचाने के लिए मुझे खुद को चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर युवराज मेरे दोस्त न होते तो भले ही तुमने मुझे अपनी दुर्लभ जीन नस्ल दी होती, शायद मुझे तुम्हारी परवाह न होती। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। जब किन जिनजेन ने ये सुना तो उसे और भी राहत महसूस हुई। अगर हान सेन सचमुच कुछ नहीं चाहता था तो यह वाकई अजीब होता। इसे समझना बहुत मुश्किल होता। मिस्टर हान, क्या आपको सचमुच उस काले, बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा की जरूरत है? वह हमारे राज्य को दबाने वाली ईश्वरीय आत्मा की जीन प्रजाति है। मैं भी इसे यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आपको सिर्फ जीन प्रजाति की जरूरत है तो मेरे पास एक ऐसी जीन प्रजाति है जो उस काले, बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा से कमतर नहीं है। किन जिनजेन ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन वह जो कहना चाहता था वह साफ था। हान सेन ने कहा, मुझे असल में उस काले, बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा की जरूरत नहीं है। मुझे एक शुद्ध जीन प्रजाति चाहिए जिसमें यिन और शीतलता हो, या यिन और कोमल शक्ति हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई जीन प्रजाति है। किन जिनजेन परेशान लग रहा था। वह गहरी सोच में डूब गया। आखिरकार उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे पास ऐसी कोई जीन प्रजाति नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम उसे कहाँ पा सकते हो। उस जीन प्रजाति का भी किसी के पास स्वामित्व नहीं है। जीन प्रजाति की शक्ति और कौशल बिल्कुल उस काले, बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा जैसे हैं। सच कहूं तो यह उससे भी बेहतर हो सकता है। मिस्टर हान के कौशल के साथ इस पर दावा करना संभव हो सकता है। ये किस प्रकार की जीन प्रजाति है? हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा। यह एक मजबूत जीन वाली नस्ल थी और इसका मालिक कोई नहीं था।
हान सेन इस पर दावा कर सकता था। यह अजीब लग रहा था। किन जिंग झेन एक शांत स्वभाव का इंसान था। जिंदगी मौत के संकट के बीच भी वह मुस्कुराकर कह पाता था, उस जीन रेस को मिरर मून कहते हैं। क्या इसका मतलब मिरर फ्लावर वाटर मून है? हान सेन ने नाम के बारे में सोचा। ये सुनने में हल्का लग रहा था। ये जल तत्व जीन रेस जैसा था। किन जिन झेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिरर मून का मतलब मिरर फ्लावर वाटर मून नहीं है। इस जीन रेस का पानी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह किस तरह की जीन रेस है, लेकिन इसकी शक्ति yin और शीतलता से संबंधित होनी चाहिए। दिल एक आईने की तरह होता है, मानो उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाई देता हो। निस्संदेह और नियति को समझते हुए ये दोनों शब्द एक महान व्यक्ति से आए हैं, जो कभी एक महान विस्मृत व्यक्ति का हिस्सा थे। यहीं से मिरर मून नाम आया। किन जिंग झेन का चेहरा अजीब लग रहा था। वह कौन सा महान व्यक्ति था? हान सेन ने सोचा। वह किन शियू तो नहीं हो सकता। रात्रि देवता, चंद्रमा नहीं। जब किन शियू ने नाम लिया तो वह और भी अजीब लगा। शायद तुमने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वह किन साम्राज्य के इतिहास में एक महान हस्ती है। रात्रि देवता, कोई चंद्रमा नहीं। क्या ये नाम चंद्रमा देवता को किन साम्राज्य ने नहीं दिया था? क्या किन साम्राज्य में उनकी कोई जीन प्रजाति है? हान सेन ये सुनकर चौंक गया। यदि चंद्रदेव द्वारा कोई जीन प्रजाति छोड़ी गई हो तो वह अद्वितीय हो सकती है। किन जिंग झेन ने कहा, चलो इस व्यक्ति नाइट गॉड नो मून का जिक्र नहीं करते, लेकिन इस मिरर मून जीन रेस के पीछे एक बहुत ही पौराणिक कहानी है। इस जीन रेस में इतना अद्भुत क्या है? हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा। किन जिंग झेन ने कहा, इस जीन जाति के बारे में एक किंवदंती है जिसे नाइट गॉड नो मून के दोस्त ने पीछे छोड़ दिया था। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद नाइट गॉड नो मून ने जीन जाति को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने उसे कहीं रख दिया। जब भी उन्हें उस दोस्त की याद आती तो वह उस जीन जाति से मिलने और उससे बात करने जाती थी। जाहिर है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा कहा जाता है कि नाइट गॉड नो मून कभी भी उस जीन प्रजाति पर दावा नहीं कर पाई और इसीलिए उन्होंने उसे वहां रखा था। दरअसल वह जीन प्रजाति 1 अरब सालों से किन साम्राज्य में है, लेकिन कोई भी उस पर दावा नहीं कर पाया। खुशकिस्मती से उसका व्यक्तित्व काफी अच्छा माना जाता है। सच तो यह है कि वह थोड़ी आलसी भी है। अगर आप उसका गुस्सा नहीं भड़काएंगे तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसे हमेशा ज़ेड वॉल सिटी के अंदर ही रखा गया है। मुझे यह नहीं पता था। हान सेन इस जीव के बारे में बहुत उत्सुक था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, ये जीन प्रजाति किस प्रजाति की है? अगर आपको दिलचस्पी है मिस्टर हान, तो कृपया जाकर देख लीजिए। किन जिंग झेन रुका। उसने एक अधिकारी से बात की और कहा, हान सेन को कैंडल गार्डन ले चलो। मिस्टर हान, मैं बीमार हूं। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप जाकर देख लीजिए। अगर आप इसे ले पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप नहीं ले पाए तो हम कुछ और सोचेंगे। किन जिंग झेन ने हान सेन पर खांसते हुए कहा, अपना ध्यान रखना मेरे राजा। मैं अब तुम्हें छोड़ देता हूं। हान सेन ने अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं सुझाया जिससे वह किन जिंग झेन की मदद कर सके। ऐसा नहीं था कि हान सेन उसकी मदद नहीं करना चाहता था, बस उसके पास इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। वान एयर की शक्ति किन जिंग झेन पर पूरी तरह हावी थी। सिर्फ वान एयर ही उसकी तबाही से बचा सकती थी। किंग शियू भी उसकी मदद नहीं कर पाता। हान सेन के सुपर गॉड स्पिरिट मोड ने वान एयर की शक्ति को पीछे धकेल दिया, लेकिन वान एयर की शक्ति अब कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड किन जिंग जेन पर काम तो कर गया, लेकिन वह उसे पूरी तरह से मिटा नहीं सका। हान सेन ने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल करके किन जिंग जेन की अपरिहार्य मृत्यु को टालने के लिए खुद को ब्रह्मांड के नियम तोड़ने पर मजबूर किया। यह उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड की वजह से था। दूसरे लोग उसकी जिंदगी 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते थे और ब्रह्मांड को तोड़ना वर्जित माना जाता था। ऐसा करने के लिए उसे सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्ति खर्च करनी पड़ी। हान सेन ने बदले में सिर्फ एक गॉड स्पिरिट जीन रेस मांगी थी, इसलिए यह ज्यादा महंगा नहीं था। हान सेन ने कहा था कि किन जिंग झेन एक दिन शायद पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। ये पूरी तरह झूठ नहीं था। किन जिंग झेन किन शिया का उत्तराधिकारी था। अगर किन शिया के वापस आने पर वह जीवित बच जाता तो शायद वान एयर उसे बचाने के लिए तैयार हो जाता। हान सेन ने इस संभावना पर भी विचार किया था। अगर हान सेन अपनी सुपर गॉड स्पिरिट मोड को उलट देता तो वह मरते हुए राजा को खुद बचा सकता था। यह एक और मौका था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। आखिरकार राजा को बचाने के ये दोनों मौके भविष्य में थे। इस समय कोई कुछ नहीं कर सकता था।
हान सेन कैंडल गार्डन गया, जहां एक अजीब सी उपस्थिति थी। वह बार बार दिखाई देती और गायब हो जाती, कभी होती तो कभी नहीं। इस वजह से हान सेन उसे देख नहीं पा रहा था। कैंडल गार्डन एक ऐसी जगह है जहां कोई भी अनाधिकृत प्रवेश नहीं कर सकता, दरवाजे पर अफसर ने कहा। वह आगे नहीं बढ़ा। राजा के आदेश के बिना किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें बस यहीं तक ला सकता हूं। धन्यवाद। हान सेन ने दरवाजा खोला और कैंडल गार्डन में चला गया। कैंडल गार्डन बड़ा था, लेकिन उस बड़े बगीचे में फूल, घास, जंगल या पेड़ नहीं थे। उसमें न तो नकली पहाड़ थे और न ही पानी की धाराएं। जमीन पत्थर के तख्तों से बनी थी। एक छोटा सा मंडप भी था। छोटा मंडप बहुत छोटा था। बड़े बगीचे की तुलना में वह बहुत खाली था। हान सेन ने पत्थर के मंडप के अंदर पत्थर की मेज को देखा। बगीचे में कुछ भी नहीं था। अंदर सिर्फ पत्थर की मेज थी, जिस पर आधी सफेद मोमबत्ती रखी थी। हान सेन को पहले एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने तय किया कि यह उस अजीब आधी मोमबत्ती से आ रही थी। अजीब है, अगर यह आधी मोमबत्ती पौराणिक जीन प्रजाति की है तो यह अग्नि तत्व की होनी चाहिए। किन जिंगजेन ने इसे यिन और ठंडा क्यों कहा? आधी मोमबत्ती का मिरर मून से कोई लेना देना क्यों नहीं लगता? क्या यह आधी मोमबत्ती मिरर मून की जीन प्रजाति नहीं है? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर चारों ओर देखा। निरीक्षण के परिणाम पहले जैसे ही थे। आधी जली हुई मोमबत्ती के अलावा बगीचे में देखने लायक कुछ भी नहीं था। इस तथ्य के अलावा कि वहां कोई जीन प्रजातियां नहीं थीं, वहां कोई साधारण पौधे भी नहीं थे। ये थोड़ा अजीब है। क्या आधी मोमबत्ती सचमुच मिरर मून है? हान सेन पत्थर के मंडप की ओर बढ़ा। उसने महसूस किया कि मोमबत्ती कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि उसकी उपस्थिति बहुत छिपी हुई थी। हान सेन उसे साफ साफ नहीं देख पा रहा था। मंडप के बाहर उसे मोमबत्ती कुछ खास नहीं लगी। जब वह पत्थर के मंडप में गया तो उसे ठंड का एहसास हुआ। सब कुछ अंधेरा सा हो गया, मानो वह किसी ठंडी और अंधेरी गुफा में आ गया हो। मंडप के बाहर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। उसे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। बस मेज पर रखी मोमबत्ती की धुंधली रोशनी ही दिखाई दे रही थी। रोशनी अजीब थी। मंडप के बाहर मोमबत्ती की रोशनी पीली लग रही थी, किसी भी आम मोमबत्ती जैसी। अब जब उसने देखा तो मोमबत्ती की रोशनी नीली और हरी भरी थी। यह एक भूतिया आग की तरह थी और उसमें से डरावनी और ठंडी हवा निकल रही थी। पत्थर के मंडप में ठंडी हवा मोमबत्ती से आ रही थी। हान सेन पत्थर के मंडप में दाखिल हुआ। उसने अचानक सफेद बालों वाले उस बूढ़े आदमी को, जिससे उसकी मुलाकात महल में हुई थी, ठंडे स्वर में कहते सुना, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, फिर भी मिरर मून पर कब्जा करना चाहते हो। अगर तुम समझदार होते तो अभी चले जाते। अगर तुम बहुत धीमे रहे तो मुझे डर है कि तुम यहीं मर जाओगे। कुछ देर रुकने के बाद सफेद बालों वाले बूढ़े ने कहा, जिंग जेन को अपनी मौत का डर है। उसे भूत प्रेत का साया लग गया होगा। उसके जख्मों को कोई विनाश वर्ग का कुलीन व्यक्ति भी नहीं भर सकता। उसे लगता है कि कोई बाहरी इंसान उसकी मदद कर सकता है। ऐसा लगता है कि वह एक आम इंसान ही है। वह एक सच्चे राजा जैसा बिल्कुल नहीं है। अगर किन साम्राज्य कभी ब्रह्मांड को एकजुट कर सकता है तो वह हमेशा एक उत्तराधिकारी की ताकत पर ही निर्भर करेगा। ये कहने के बाद सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उदास होकर बोला, जिंग जेन का सिर्फ एक बेटा है, किन बाय। ऊपर से वो बच्चा तो बिल्कुल बेवकूफ है। किन साम्राज्य के भविष्य की हमें चिंता करनी चाहिए। मुझे डर है कि मुझे सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे असली किन राजा के आने का इंतजार करना चाहिए। हान सेन ने मोमबत्ती की तरफ देखा और सोचा, किन जिंग जेन झूठ नहीं बोल रहा था। यह आधी मोमबत्ती आखिरकार एक yin और ठंडी जीन वाली प्रजाति है। फिर भी ये थोड़ी अलग है। हालांकि इसमें आग है, लेकिन आग बहुत ठंडी है। ये कैसी जीन वाली प्रजाति है? इसे मिरर मून क्यों कहा जाता है? वह सोच ही रहा था कि हान सेन मोमबत्ती की ओर बढ़ा। भले ही वह आधी मोमबत्ती जेड स्किन के लिए उपयुक्त न हो, फिर भी उस शक्तिशाली जीन का होना उसके लिए लाभदायक था। जैसे ही हान सेन मोमबत्ती के पास पहुंचा, ठंडी हवा बहुत भारी लगने लगी। यहां तक कि हान सेन जैसे मजबूत शरीर वाले व्यक्ति को भी ठंडी हवा अपने अंदर तक घुसती हुई महसूस हुई। अजीब है, ये शक्ति कोई ठंडा तत्व नहीं लगती, वरना जेड स्किन को इसका प्रतिरोध करना चाहिए था। अब ठंडी हवा मेरे शरीर में जाती है, लेकिन जेड स्किन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ये सिर्फ एक ठंडा तत्व नहीं है। यह इतना आसान नहीं है। हान सेन को उस आधी जली हुई मोमबत्ती में ज्यादा दिलचस्पी थी। उल्टा डोंगशुआन सूत्र अपने आप चलता था, क्योंकि वह साम्राज्यों के ब्रह्मांड की मूल शक्ति थी।
अपने समकक्ष के विपरीत वह ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों से बाधित नहीं होने वाला था। उल्टा डोंगशुआन सूत्र प्राथमिक डोंगशुआन सूत्र की शक्तियों से भिन्न था। मुख्य डोंगशुआन सूत्र की शक्ति डोंगशुआन आभा की विश्लेषण और निरीक्षण की शक्तियों से आती थी। डोंगशुआन सूत्र को भी चीजों का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं थी। ये केवल प्रतिद्वंद्वी की शक्तियों का अनुकरण कर सकता था। यह एक तरह से कॉपी मशीन की तरह था। चाहे कंटेंट कुछ भी हो, ये बस उसकी नकल कर लेता था। यदि मुख्य डोंगक्सुआन सूत्र एक कौशल था, तो विपरीत डोंगक्सुआन सूत्र एक हिंसक कौशल था। हान सेन की शक्ति अचानक बदल गई। वह शीत शक्ति बन गई, जो लगभग वैसी ही थी। यह मुख्य डोंगशुआन सूत्र से अलग थी। उल्टा डोंगशुआन सूत्र हिंसक था, लेकिन इसका उपयोग केवल रूपांतरण के बाद ही किया जा सकता था। इसके अंदर के चमत्कारों को कोई नहीं देख सकता था। हालांकि हान सेन अब मोमबत्ती जैसी ही शक्ति का उपयोग कर रहा था, उसे पता नहीं था कि वह किस प्रकार की शक्ति थी। हालांकि इतना काफी था, हान सेन की शक्ति आधी जली हुई मोमबत्ती जैसी हो गई। उसे अचानक लगा जैसे अंधेरा छटने लगा है। ठंडी हवा चली गई। पत्थर का मंडप अब भी पत्थर का मंडप था और मोमबत्ती अब भी मोमबत्ती ही थी। हान सेन अब भी मंडप में खड़ा था। उसे लगा जैसे सब कुछ बस एक सपना था। हान सेन जानता था कि यह कोई सपना नहीं था। उसे अभी भी मोमबत्ती की शक्ति का एहसास हो रहा था, जो बहुत डरावनी थी। ये पहले से अलग था। शक्ति उसके करीब आने लगी। ये साफ तौर पर इसलिए था क्योंकि हान सेन की शक्ति बदल गई थी। उसे लगा कि वह उनमें से एक है, या वह इसलिए करीब आ रही थी क्योंकि उसे वही शक्ति महसूस हो रही थी। हान सेन ने मोमबत्ती के पास जाने की कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती ने उसे मना नहीं किया। सफेद आधी जली हुई मोमबत्ती अभी भी सुनहरी आग से जल रही थी। अब उसमें ठंडक का एहसास नहीं था। जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी में हान सेन को गर्मी का एहसास हुआ, मानो वह आग में नहा रहा हो। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? हान सेन उस सफेद आधी जली हुई मोमबत्ती से बात करने के लिए पत्थर की मेज के सामने चला गया। सफेद मोमबत्ती एक अनजान प्राणी थी। जाहिर है वह न बोल सकती थी और न ही खुद सोच सकती थी। फिर भी उसने संवाद करने की कोशिश में अपनी रोशनी हिलाई। क्या तुम निरमून हो? हान सेन ने पूछा। उसे यकीन नहीं था कि उसके सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं। आधी जली मोमबत्ती थोड़ी हिली। ऐसा लगा जैसे पुष्टि हो गई हो। क्या आप चंद्रदेव को जानते हैं? हान सेन ने पूछा। मोमबत्ती की लौ थोड़ी कांप उठी। उसने चंद्रदेव को साफ पहचान लिया। क्या आप चंद्रदेव की जीन प्रजाति के हैं? हान सेन ने दूसरा प्रश्न पूछा। इस बार मोमबत्ती की लौ 2 बार उछली। हान सेन जानता था कि इसका क्या मतलब है। जाहिर है ये चंद्रदेव की कोई जीन प्रजाति नहीं थी। अगर ये 2 बार उछली तो इसका मतलब था कि नहीं। हान सेन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने पूछा, क्या चंद्रदेव ने तुम्हें ले जाने की कोशिश की थी? उसने एक बार मोमबत्ती की लपटों को उछलते देखा तो हान सेन ने तुरंत पूछा, क्या इसका मतलब है कि आप उसका पीछा नहीं करना चाहते थे? मोमबत्ती की रोशनी चमक उठी। हान सेन चौंक गया। लगता है इस कहानी में कुछ सच्चाई जरूर है। ऐसा नहीं था कि चंद्रदेव उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, बस वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी। हान सेन ने मोमबत्ती की ओर देखा और पूछा, ऐसी स्थिति में क्या तुम मेरे पीछे आने को तैयार हो? उसने सीधे ही यह सवाल पूछ लिया क्योंकि बात को घुमाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जेडस्किन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो इसका मतलब था कि उस अजीब आधी जली हुई मोमबत्ती का इस्तेमाल उसके जेडस्किन शरीर को उल्टने के लिए नहीं किया जा सकता था। अगर वह इसे अपने साथ ले जा पाता तो बहुत अच्छा होता। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे कोई खास नुकसान नहीं होता। इस बार आधी जली मोमबत्ती की लौ नहीं हिली। थोड़ी देर बाद वह एक बार टिमटिमाई। इसका मतलब है कि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, हान सेन ने खुशी से कहा। वह मोमबत्ती, जिसका नाम मिरमून था, कमाल की थी। अगर वह उसे अपने साथ ले जा पाता तो बहुत अच्छा होता। शायद किसी समय काम आ जाती। इस बार मोमबत्ती की रोशनी कुछ ज्यादा ही तेजी से उछली। लौ की उस तेज झिलमिलाहट के बावजूद मोमबत्ती का असली शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। यह अजीब था। हान सेन को मजबूरन पूछना पड़ा, क्या तुम हिल नहीं सकती? मोमबत्ती की लौ सिर्फ एक बार और सिर्फ एक बार ही टिमटिमाई। इससे लगा कि हान सेन अपनी चतुराई भरी नकल में बिल्कुल सही था। जिस जीन प्रजाति की वह बात कर रहा था, वह अपने आप नहीं चल सकती। अगर उसे चलना हो तो उसे किसी मददगार की जरूरत होगी। ये बहुत अजीब था। मिरमून के स्तर की जीन जातियों में एक विनाशक देव आत्मा शक्ति थी, फिर भी वह हिल नहीं सकती थी।
इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। यह न तो बोल सकता है, न ही संवाद कर सकता है। ये हिल भी नहीं सकता। ये किस तरह की ईश्वरीय आत्मा जीन प्रजाति है? हान सेन ने मिरामून को अजीब तरह से देखा और फिर पूछा, क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से उठा सकता हूँ? जवाब मिलने के बाद हान सेन ने आधी जली हुई मोमबत्ती पर हाथ रखा और उसे उठा लिया। जैसे ही हान सेन ने मोमबत्ती उठाई, उसे आगे अंधेरा सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके आसपास का स्थान और समय किसी अजीब शक्ति ने विकृत कर दिया हो। हान सेन जहां था वहीं खड़ा, सावधानी से आगे देख रहा था। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके मन में कैसी भावनाएं उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भूत दिख रहा हो, पर डर नहीं लग रहा था। अगर मैं लोगों को बताऊं कि क्या हुआ, तो कोई भी मेरी देखी बात पर विश्वास नहीं करेगा। हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मोमबत्ती पकड़ी। वह समझ गया कि मोमबत्ती की उपस्थिति इतनी मजबूत और ठंडी क्यों थी। वह उपस्थिति सिर्फ ठंडी शक्ति नहीं थी। हान सेन ने गौर से देखा। उसने देखा कि जेड वॉल सिटी के ऊपर कई पारदर्शी सफेद भूत उड़ रहे थे। वे सब आसमान की ओर जा रहे थे। वे सिर्फ जेड वॉल सिटी के ऊपर ही नहीं थे। पूरा अंतरिक्ष पारदर्शी भूतों से भरा हुआ लग रहा था जो आसमान में उड़ रहे थे। आत्माओं में बूढ़े, जवान, पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी जेनो आत्मा जानते हों। हर कोई उसी दिशा में उड़ रहा था। ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। ब्रह्मांड की सभी मृत आत्माएं उड़ रही थीं। ये दृश्य कितना डरावना और भयानक था, ये वर्णन करना असंभव था। हान सेन की दृष्टि एक विशाल देवकक्ष पर केंद्रित थी। उस विशाल देवकक्ष पर 4 विशाल शब्द लिखे थे। जेनो हॉल। हान सेन चौंक गया। क्या इसका मतलब यह है कि सफेद पारदर्शी आत्माएं पुनर्जन्म लेने वाले जीवों की आत्माएं हैं? क्या इसका मतलब यह है कि जेनो हॉल एक ऐसी जगह है जहां 2 दुनियाएं जुड़ सकती हैं? हान सेन ने जल्दी से मोमबत्ती वापस पत्थर की मेज पर रख दी। आत्माएं और जीनो हॉल तुरंत आसमान से गायब हो गए। जब उसने मोमबत्ती फिर से उठाई तो सब कुछ फिर से प्रकट हो गया। इस आधी जली हुई मोमबत्ती की शक्ति पुनर्जन्म की अवधारणा से जुड़ी है। हान सेन मोमबत्ती पकड़े हुए चौंक गया। इसका पुनर्जन्म को नियंत्रित करने वाली शक्तियों से संबंधित होना कुछ हद तक डरावना था। हान सेन अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वह आधी जली हुई मोमबत्ती असल में क्या थी। यहाँ तक कि विनाश श्रेणी के मुख्य देवता का भी पुनर्जन्म की प्रक्रियाओं से कोई सीधा संबंध नहीं था। इसके अलावा वह आधी जली हुई मोमबत्ती बस एक जंगली, विकसित देव आत्मा जीन जाती थी। इस अस्तित्व की सटीक प्रकृति क्या है? इसका स्वामी कौन था? हान सेन तुरंत नाइट गॉड नो मून को ढूंढना चाहता था ताकि वह मिरामून के इतिहास और शक्ति के बारे में पूछ सके। हालांकि उसके पास मिरामून मोमबत्ती थी, हान सेन मिरामून को अपनी आत्मा के सागर में नहीं रख सका। मिरामून सिर्फ उसके पीछे चलने को राजी हुआ। वह उसकी जीन रेस बनने को राजी नहीं हुआ। अगर मैं इसे कम से कम अपने साथ ले जा सकूं तो कोई बात नहीं। अगर मैं इसे आत्मा के सागर में न रख सकूं तो कोई बात नहीं। हान सेन इस बात से बेफिक्र था। उसने बस आधी जली हुई मोमबत्ती पकड़ी और कैंडल गार्डन से बाहर निकलने लगा। नहीं, नामुमकिन। सफेद बालों वाले बूढ़े ने सोचा कि हान सेन को कुछ नहीं मिलेगा। कौन जानता था कि हान सेन आधी जली हुई मोमबत्ती पकड़े हुए इतनी आसानी से कैंडल गार्डन से निकल जाएगा। मिरामून उस बड़े काले दुष्ट ड्रैगन राजा जैसा नहीं था जो किन साम्राज्य के लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन उसका इतिहास उस बड़े काले दुष्ट ड्रैगन राजा जैसा ही था। हो सकता है कि वह उससे भी बड़ा रहा हो। रात्रि देव नो मून ने किन साम्राज्य पर गहरी छाप छोड़ी थी। वह किन शिया से भी ज्यादा पीछे छोड़ गई थी। आखिरकार किन शिया ने किन साम्राज्य को सिर्फ एक पीढ़ी तक ही चमकाया था। नाइट गॉड नो मोर ने कानून की व्यवस्था स्थापित की। इसने किन साम्राज्य को आज तक चमकाए रखा और उसे नष्ट होने से बचाया। किन साम्राज्य की सहायता के लिए कई सर्वोच्च कुलीन लोग थे। इसी कारण वह कई संकटों का सामना बिना गिरे कर पाया। ये सब कमोबेश उनकी न्याय व्यवस्था द्वारा प्रदान की गई स्थिरता के कारण था। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे कुलीन लोग किन साम्राज्य की मदद क्यों करते, जबकि उनमें से आधे से ज्यादा तो किन साम्राज्य के थे ही नहीं। वे देश को बचाने के लिए काम क्यों करते। मिरामून, जो एक अधजली मोमबत्ती थी, नाइट गॉड नो मून की जीन प्रजाति नहीं थी। फिर भी इसका नाइट गॉड नो मून से गहरा नाता था। उस जमाने में नाइट गॉड नो मून ने अभी अभी अपनी कानून व्यवस्था स्थापित की थी। इसे जमीन पर उतारने में काफी मुश्किलें आई और इसने राज्य में कई आंतरिक संघर्षों को भी जन्म दिया। एक कानून की कीमत 10,000 लोगों की जान होती थी। हर कानून बनाने में कई जानें जाती थीं। मानो खून की नदी बन गई हो।
जब नए कानूनों को उनके सबसे कठिन दौर में धकेला गया तो राजा की अचानक मृत्यु हो गई। नए कानूनों का विरोध करने वाले कुलीनों ने इस मौके का इस्तेमाल नाइट गॉड नो मून के लोगों पर हमला करने के लिए किया, जो कानून और व्यवस्था का पालन करना चाहते थे। उन्होंने कहा, नए कानून देव आत्माओं को पागल बना देते हैं और इसलिए राजा की मृत्यु हुई। अगर वे आकाश के विरुद्ध नई कानून व्यवस्था का इस्तेमाल करते रहे तो किन साम्राज्य को आकाश द्वारा दंडित किया जाएगा और एक दिन नष्ट कर दिया जाएगा। राजा की मृत्यु के बाद विरोधियों की आवाजें और तेज हो गईं। उन्हें दबाया नहीं जा सका। उस समय तक कानून बनाने में जो मेहनत और खून बहा था वह बर्बाद होने के कगार पर था। उस समय रात्रि देवता नो मून ने मिरर मून को उधार लिया। उस अधजली मोमबत्ती की शक्ति से उन्होंने पुनर्जन्म की प्रथा को तोड़ दिया और राजा को पुनर्जीवित कर दिया। उसके बाद परिस्थितियां बदल गईं। नई विधि व्यवस्था सफल हुई। ये सब बहुत डरावना था। राजा ने आदेश दिया कि उसके पुनर्जीवित होने के बारे में चुप रहा जाए। जिन अधिकारियों को राजा के पुनर्जीवित होने की खबर थी वे सब मर चुके थे। यहां तक कि राजपरिवार में भी किसी ने इस बारे में बात नहीं की। आधी जली हुई मोमबत्ती यानी मिरर मून के बारे में किंवदंतियां प्रसिद्ध थीं, जो राजा को पुनर्जीवित कर देती थीं। हालांकि राजपरिवार इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता था, फिर भी कई लोग मिरर मून की तलाश में रहते थे। नाइट गॉड नो मून के गायब होने के बाद कई राजघरानों ने मिरर मून पर अपना दावा करने की कोशिश की। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भी उनमें से एक था, लेकिन वह नाकाम रहा। आधी जली हुई मोमबत्ती मिरर मून किन साम्राज्य के कैंडल गार्डन में पड़ी रह गई थी। कितने अरबों साल बीत गए ये तो ईश्वर ही जानता था। अब हान सेन आसानी से आधी जली हुई मोमबत्ती को कैंडल गार्डन से बाहर ले जा सकता था। किन युआन ने हान सेन के कैंडल गार्डन जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि हान सेन में मिरर मून को ले जाने की क्षमता है। यहां तक कि किन परिवार के ब्रेक वर्ल्ड के कुलीन भी ऐसी मोमबत्ती नहीं ले सकते थे। इसके अलावा हान सेन तो बस एक बाहरी इंसान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हान सेन सचमुच मिरर मून मोमबत्ती ले जा पाएगा। किन युआन चुपचाप बैठकर यह सब होते नहीं देख सकता था। यह एक शक्तिशाली वस्तु थी जो आसमान के खिलाफ भी जा सकती थी। भले ही किन परिवार इसका इस्तेमाल न कर सके, लेकिन वह इसे किसी बाहरी व्यक्ति को इस्तेमाल करने नहीं देना चाहता था। किन युआन की आंखें बहुत गहरी लग रही थीं। वह अंतरिक्ष में चला गया और हान सेन के हाथों में मिरर मून मोमबत्ती को घूरने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, उसने मिरर मून मोमबत्ती पूरी तरह से नहीं ली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने मिरर मून मोमबत्ती को कैंडल गार्डन से बाहर लाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। अगर हान सेन ने मिरर मून को पहले ही ले लिया होता तो किन युआन बहुत चिंतित होता। उसे डर था कि मिरर मून में कोई रहस्यमय शक्ति है, वरना उसे हान सेन को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उसे एहसास हुआ कि हान सेन असल में मिरर मून कैंडल नहीं ले जा सकता। ये सुनकर वह खुश हुआ। वह उछलकर दूर चला गया और कैंडल गार्डन में दाखिल होने के लिए काफी जगह पार कर गया। हान सेन आधी जली हुई मोमबत्ती पकड़े बगीचे से बाहर निकल रहा था। हान सेन को वहां ले जाने वाला अफसर अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने हान सेन को आधी जली हुई मोमबत्ती बाहर लाते देखा तो अफसर चौंक गया। उसे मिरर मून का इतिहास तो नहीं पता था, लेकिन उसने कई राजाओं को कैंडल गार्डन में आते और चेहरे पर निराशा लिए बाहर निकलते देखा था। हर कोई वहां से हमेशा खाली हाथ लौटा था। ये देखकर कि हान सेन के हाथ में आधी जली हुई मोमबत्ती थी और वह अब ठीक ठाक बाहर निकल रहा था, कोई भी आश्चर्यचकित क्यों न हुआ। अधिकारी उनके पास गया और झुककर प्रणाम किया। बधाई हो मिस्टर हान, आप सचमुच बहुत मजबूत हैं। मैंने 3 पीढ़ियों तक सेवा की है और मैंने कई लोगों को कैंडल गार्डन में प्रवेश करते देखा है। मैंने कभी किसी को उस जगह से कुछ भी अपने साथ लाते नहीं देखा। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा कर पाए हैं, मिस्टर हान। हान सेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसने एक साई को अपने सामने आते देखा। उसने उसका रास्ता रोक लिया। उस परछाई को देखते ही अफसर का शरीर कांप उठा और थरथराने लगा। वह झट से घुटनों के बल बैठ गया। कांपती आवाज में उसने कहा, नमस्कार ओल्ड अल्फा। किन युआन ने अधिकारी की बात अनसुनी कर दी। उसने हान सेन की तरफ देखा और बेरुखी से कहा, मिरर मून को नीचे रख दो। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम यूं ही ले जा सको। सचमुच राजा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इसे ले जा सकूं तो यह मेरा है। हान सेन नाराज तो नहीं हुआ, लेकिन उसने ठंडे स्वर में जरूर कहा, जिंग जेन की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। उसका दिमाग अभी भी थोड़ा गड़बड़ है। तुम उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले सकते। किन युआन एक कदम आगे बढ़ा।
उसकी ताकत किसी पहाड़ या तेज सुनामी जैसी थी। वह चाहता था कि हान सेन झुक जाए। क्या तुम कह रहे हो कि किन साम्राज्य के राजा का दिमाग खराब हो गया है? हान सेन ने सीधे पूछा। तुम तो पादने जैसी बातें कर रहे हो। बकवास। मुझे लगता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज तुम मरने वाले हो। किन युआन की ताकत और बढ़ गई। डरावनी उपस्थिति उन आंखों में बदल गई जिनके अंदर आग थी। वह हान सेन की तरफ ऐसे बढ़ रहा था मानो उसे जलाकर राख कर देना चाहता हो। क्या तुम्हारा मतलब यही नहीं था? हान सेन ने ठंडे स्वर में पूछा। अगर ऐसा था भी तो क्या? जिंग जेन मेरा वारिस है। उसके दादा के दादा मुझे परदादा कहते थे। मैं एक बुजुर्ग हूं, तो अगर मैं सच बोलूं तो क्या होगा? किन युआन बहुत दबंग लग रहा था। उसका शरीर आग से धधक रहा था। मैं किन परिवार के एक बुजुर्ग को पहले से ही जानता हूं, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। वह मुझे बड़ा भाई कहती है। अगर हम सबसे बुजुर्ग की बात कर रहे हैं तो तुम्हें मुझे परदादा 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 या कुछ और कहना चाहिए। मैं कहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है। एक बुजुर्ग होने के नाते मैं तुमसे ये कह सकता हूं, है ना? किन परिवार को अपमानित करने के लिए तुम्हें मर जाना चाहिए। यहां तो राजा भी तुम्हारी प्यारी गांड की रक्षा नहीं कर सकता। किन युआन जानलेवा लग रहा था। वह सचमुच हान सेन को मरवाना चाहता था। हान सेन एक प्रसिद्ध दुष्ट अधिकारी था। वह युवराज का सबसे प्रिय व्यक्ति था और यही बात उसे किन युआन की नजरों में डालने के लिए काफी थी। अब हान सेन किन जिंग जेन को चकमा देकर मिरर मून कैंडल अपने लिए हथियाने की कोशिश कर रहा था। वह उस काले, बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। इन अपराधों के लिए उसे मरना ही था। हान सेन के कुछ कहने से पहले ही किन युआन की दाहिनी उंगली फड़क उठी। एक डरावनी और अदृश्य तलवार सीधे हान सेन की छाती पर जा लगी। किन युआन का अभ्यास बहुत डरावना था। उसके इतने लंबे समय तक जीवित रहना अस्वाभाविक था। उसने और जियान बूगू दोनों ने तलवारबाजी सीखी थी, लेकिन वह जियान बूगू से बहुत पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था। किन साम्राज्य की नज़र में वह एक अजेय तलवारबाज था। इसके अलावा किन परिवार का बटलर आन यांगटिंग किन परिवार के वंश की रक्षा का जिम्मेदार था। उसने कई खतरनाक कुलीनों को मार डाला था। जिसने भी उसकी अदृश्य तलवार देखी, उसका नाश हो गया। ऐसी मुठभेड़ में तो शायद कोई राजा भी बच नहीं पाता। दरअसल किन युआन ने एक दूसरे राज्य के राजा की हत्या कर दी थी। वहां पहले यू राज्य नाम का एक राज्य हुआ करता था। किन युआन ने राजा की हत्या कर दी और उसके तुरंत बाद वह राज्य ध्वस्त हो गया। अदृश्य तलवार से मारे गए लोगों में से कई शक्तिशाली राज्य के कुलीन लोग थे और वे लोग थे जिनके पास शक्तिशाली ईश्वर आत्मा जीन जातियां थीं। अन्य राज्यों के लिए किन राज्य के अन यांग टिंग और किन युआन किन जिंग जेन जो कि वास्तविक राजा थे से भी अधिक डरावने थे। अदृश्य तलवार की खासियत ये थी कि वह अदृश्य थी। लोग अपनी मौत के तरीके को लेकर कभी भी निश्चित नहीं होते थे। किन युआन ने अपनी अदृश्य तलवार का इस्तेमाल एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए किया था। वह हान सेन को मारना चाहता था। हान सेन साम्राज्यों के ब्रह्मांड के नियमों से दबा हुआ था। वह अपने प्राथमिक डोंगशुआन सूत्र का उपयोग नहीं कर सकता था और उल्टे डोंगशुआन सूत्र में वह शक्ति नहीं थी जिससे वह दुनिया की गतिविधियों पर नजर रख सके। इसलिए वह उस अदृश्य तलवार जैसी हवा का पता नहीं लगा सका जो उसके लिए प्यासी थी। हान सेन के घाव पर तलवार का वार होते देख किन युआन ठिठक कर हंसा। तुम बस एक दुष्ट अफसर हो और कुछ नहीं। वह मेरे किन परिवार के मिरर मून की जीन रेस छीनने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें इसके लिए सचमुच मरना ही था। अगले ही पल किन युआन का चेहरा उदास हो गया। अदृश्य तलवार ने हान सेन के कपड़ों को छुआ, लेकिन तलवार की हवा ने उसके शरीर को दूर धकेल दिया। वह अदृश्य तलवार से मारा नहीं गया। उसे कोई चोट भी नहीं लगी। तुम्हारे और मेरे बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। हान सेन किन साम्राज्य के लोगों को नहीं मारना चाहता था। वह निश्चित रूप से किन परिवार के लोगों को नहीं मारना चाहता था। आखिरकार किन बाई हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। किन युआन को किन बाई की मदद करनी चाहिए थी। जब किन युआन उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था तो उसे कोई परवाह नहीं थी। तुम्हें मर जाना चाहिए। किन युआन पहले ही एक और चाल चल रहा था। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसके शरीर का ईश्वरीय आत्मा रक्त नाली फट गया। यह ऐसा था जैसे किसी दुर्लभ दानव तलवार से एक तलवार मन छूट गया हो जो आकाश में छूट गया हो। उस डरावने तलवार वाले दिमाग ने जेड वॉल सिटी के सभी हथियारों को कराहने पर मजबूर कर दिया। वे कांपने और हिलने लगे मानो डर गए हों। किन युआन के पास सिर्फ किन परिवार की विनाशक देव आत्मा रक्तपल्स ही नहीं थी। उसके पास विनाशक देव आत्मा रक्तपल्स जीन जाति दानव देव तलवार आत्मा भी थी।
उसकी अदृश्य तलवार दानव देव तलवार आत्मा की शक्ति पर आधारित थी। इसी से एक जीनोकला का जन्म हुआ। अब दानव देव तलवार आत्मा उसके साथ मिल गई थी। उसने अपनी सारी शक्ति प्रकट कर दी। किन युआन ने अपनी उंगली हिलाई और एक तलवार की हवा निकाली जिसने आकाश को झकझोर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तलवारों की बारिश हान सेन की ओर बढ़ रही हो। बूढ़े अल्फा के दानव देवता तलवार आत्मा, ये कैंडल गार्डन की ओर जा रहा है। वह हान सेन को मारना चाहता है। किन जिंग जेन का चेहरा भयानक लग रहा था। उसने गुस्से में मेज पर जोर से पटक दिया। इससे उसके घाव छिन्न भिन्न हो गए और उसे खून की खांसी भी हुई। किन जिंग जेन को सचमुच उम्मीद थी कि हान सेन उसकी जिंदगी बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर किन युआन हान सेन को उस काले, बड़े और दुष्ट ड्रैगन राजा को देने को तैयार नहीं होता तो कोई बात नहीं। वह किन साम्राज्य की दमनकारी जीन प्रजाति थी। किन जिंग जेन उसके पीछे के तर्क को समझती थी। अब किन युआन कैंडल गार्डन के पास हान सेन को मारने की कोशिश करने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे भी मार रहा हो। किन युआन, मैं इस समय किन साम्राज्य का राजा हूं, तुम नहीं। मेरी आज्ञा की अवहेलना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। किन जिंग जेन जानलेवा लग रहा था। वह इस स्थिति से बहुत गुस्से में था। किन युआन को उसकी राय की परवाह नहीं थी। उसे किन बाई की भी परवाह नहीं थी। किन जिंग जेन को डर था कि अगर उसकी मौत हो गई तो किन बाई सिंहासन पर कठपुतली बनकर रह जाएगी। हालांकि किन युआन को मारना मुश्किल था। वह आन यांगटी का नेता था। उसके पास किन परिवार की डरावनी शक्तियां थीं। किन युआन की शक्ति के साथ किन साम्राज्य में उनका विरोध करने के लिए कोई भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। अगर जियान बूबू लड़ने को तैयार नहीं था तो यह बेकार था। वह उन गिने चुने लोगों में से एक था जो किन युआन से लड़ सकता था, लेकिन जियान बूबू ने न लड़ने का वादा किया था। उससे किन युआन को मारने के लिए कहना नामुमकिन था। किन जिंगजेन का दिल गुस्से से भर गया। उसने दांत पीसते हुए किन युआन की खाल जिंदा ही नोचने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा आदेश नहीं दे सका। किन जिंगजेन को अचानक कानून से नफरत हो गई। अगर कानून न होता तो किन साम्राज्य की राजसत्ता इतनी बिखरी हुई न होती। किन युआन से निपटने में वह इतना लाचार न होता। अगर मैं एक ऐसा राजा हूं जो कुछ नहीं कर सकता तो मेरे राजा होने का क्या मतलब है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे राजा तानाशाह बनकर बदनामी कमाने को तैयार हैं। मैं भी तानाशाह बनना चाहता हूं। मैं अपने बेटे को एक सर्वोच्च राजा का सिंहासन देना चाहता हूं। किन जिंग जेन दहाड़ा। वह बोल नहीं पा रहा था। वह उदास था। उसने और खून थूका। उसके जख्म बढ़ते जा रहे थे। इससे पहले कि कैंडल गार्डन के चारों ओर घूमती तलवार की अंतहीन हवा हान सेन पर पड़ती, उसका शरीर हिलने लगा। हान सेन का शरीर फुर्तीला था। वह विलो के पेड़ की शाखाओं जैसा था। वह बहुत कोमल लग रहा था, मानो उसमें कोई शक्ति ही न हो, फिर भी वह हर चीज को चकमा दे रहा था। तलवार का एक भी वार उसके शरीर को चोट नहीं पहुंचा सका। इसके लिए उसे अपनी विश्व विनाशक शक्ति की जरूरत नहीं थी। अपनी युद्ध शक्ति के साथ हान सेन के लिए प्रतिद्वंद्वी ढूंढना पहले से ही मुश्किल था। उसने बस अपनी बुनियादी प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल किया और तलवार के वार उसे चोट नहीं पहुंचा पाए। किन युआन का चेहरा बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई भी उसकी तलवार के हवाई हमलों से बचने के लिए इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दे सकता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हान सेन ने किन युआन को देखा और आगे बढ़ता रहा। उसका शरीर हिलता रहा। जब तलवार की हवा उसके चारों ओर थी तो वह वापस किन युआन की ओर चली गई। किन युआन ने अपनी अदृश्य तलवारों का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वे हान सेन के कपड़ों को छू भी नहीं सकी। वे हान सेन की धीमी गति को रोक नहीं सकी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह इतना अज्ञानी है। उसके पास वो सब कुछ है जो चाहिए। यह अफसोस की बात है कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हें आकाश में ले जा सकती है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगा। किन युआन की आंखें और भी तेज जलने लगीं। अदृश्य तलवार हवा में दिखाई देने लगी। दो अजीब शक्तियां उसके शरीर को पार कर गईं। उन्होंने एक तलवार का निर्माण शुरू कर दिया और एक ठोस ब्रेक वॉल शक्ति बन गई। जब तलवार बनी तो जैड वॉल सिटी के सभी हथियार म्यान से बाहर निकल आए। तलवार तत्व जीन प्रजातियां कराहने लगीं। वे क्रोधित और बेचैन थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने ईश्वरीय आत्मा के चिन्हों से बाहर आकर युद्ध करने वाले हैं। दानव देव आत्मा तलवार, यहाँ क्या हुआ? वह राक्षस अन यांगटी किससे लड़ रहा है? वह विश्व विनाशक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। जेड वॉल सिटी के चारों ओर सभी कुलीन लोग महल की ओर देख रहे थे, जो अजीब लग रहा था। किन युआन के पास दानव देवता की तलवार थी।
तलवार की उपस्थिति ऐसी थी मानो कोई दानव देवता हवा में उड़कर सृष्टि के नियमों को तोड़ रहा हो। मानो कोई भी शक्ति तलवार की धार को कम नहीं कर पा रही थी। ये पहली बार था जब हान सेन ने ब्रेक वर्ल्ड की शक्तियों को ठोस होते देखा था। इसका मतलब था कि हान सेन की ब्रेक वर्ल्ड शक्ति अभी ठोस स्तर पर नहीं पहुंची थी। ब्रेक वर्ल्ड स्केल के संबंध में कोई भी निश्चित रूप से कह सकता है कि किन युआन हान सेन से एक स्तर अधिक मजबूत था। दुनिया तोड़ने के स्तर से यह तय नहीं हो पाया कि शक्ति ज्यादा मजबूत है या कमजोर। हान सेन ने शांति से किन युआन और उसकी दानव देव तलवार को देखा। डोंग शुआन सूत्र का इस्तेमाल दुनिया को फिर से तोड़ने के लिए किया गया। पूरे ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी स्तर हान सेन के सामने था। हान सेन ने अब जो दुनिया देखी वह लोगों और उनकी साधारण आंखों से अलग थी। दानव देव तलवार एक भारी काली तलवार थी। ये बेहद भारी थी, लेकिन इसकी ताकत वाकई चौंकाने वाली थी। अगर कोई आम इंसान इसके खिलाफ जा रहा होता तो उसे बस एक काली और भारी तलवार दिखाई देती। तलवार की हवा, जो किसी राक्षस देवता की लपटों जैसी थी, उस भारी तलवार पर थी। हान सेन की नज़र में यह अलग था। हान सेन ने जो देखा उससे पता चलता है कि वह भारी तलवार किसी अजीब पदार्थ की श्रृंखला से बनी थी। यह उस जगह के आसपास के पदार्थों से अलग थी, बस मेल नहीं खाती थी। हान सेन ने जो महसूस किया उसके अनुसार दानव देव तलवार सिर्फ अकेली नहीं थी। उसका किन युआन के शरीर से गहरा नाता था। उन दोनों के बीच कई रिश्ते और बंधन थे जिन्हें कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। लगता है कि ब्रेक वर्ल्ड पावर ठोस इसलिए बन सकती है क्योंकि आप ब्रेक वर्ल्ड पावर का इस्तेमाल करके अपने नियम खुद बना सकते हैं। यह अभी नियमों से लड़ रही है। ठोस हिस्से को आधार बनाकर यह ब्रेक वर्ल्ड पावर का इस्तेमाल करने से ज्यादा मजबूत होगी। आप ब्रह्मांड के नियमों से भी आसानी से नहीं दबेंगे। हान सेन अब ब्रेक वर्ल्ड पावर के ठोस होने के फायदों को समझ गया था। दानव देव तलवार हृदय भेदती है। किन युआन की आंखें ठंडी लग रही थीं। उसने अपनी दानव देव तलवार लहराई। भारी तलवार इतनी अद्भुत गति से घूमी कि अंतरिक्ष की संरचना की परवाह ही नहीं की। वह सीधे हान सेन के हृदय में जा लगी। हान सेन के शरीर ने प्रतिक्रिया दी। किसी कारण से चकमा देने के बाद भी दानव देव तलवार उसकी छाती में छेद करने में कामयाब हो गई थी। तलवार हान सेन की मांसपेशियों और हड्डियों को चीरती हुई निकल गई। ये सीधे उसके दिल में जा धंसी। तलवार का पिछला हिस्सा उसकी पीठ से बाहर निकल आया। किन युआन ने अपनी तलवार थामे हुए ठंडे स्वर में कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने तुमसे कहा था। भले ही तुम किसी ऐसी चीज से लड़ने की क्षमता रखते हो जो तुम्हें आसमान तक ले जा सकती है, लेकिन आज ही तुम्हारी मौत है। तुम यहीं और अभी मरो। उसने ऐसा दिखाया जैसे यही होना तय था और इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या यही तुम्हारी दुनिया तोड़ने वाली शक्ति है? क्या ये किसी के दिल को भेद सकती है? हान सेन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपनी छाती में छिपी दानव देव तलवार को देखने की कोशिश की। आयो, बुरा नहीं, किन युआन ने गर्व से कहा, यह सिर्फ किसी के दिल में ही नहीं घुस जाता। अगर मैं चाहूं तो इस तलवार से तुम्हारे शरीर में कहीं भी छेद कर सकता हूं। मेरी दानव देव तलवार की शक्ति को कोई देव आत्मा भी नहीं चकमा दे सकती। ये बहुत डरावनी शक्ति है, हान सेन ने कहा। अगर तुम्हारे जैसे लोग अभी भी इस दुनिया में होते तो मुझे डर होता कि तुम्हारे विरोधी बहुत व्यस्त होंगे। मेरे दुश्मनों को खाने या सोने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे सब पहले ही मर चुके हैं, किन युआन ने कहा। उसने हान सेन की छाती से दानव देव तलवार निकाली। मैं मरा हुआ नहीं होना चाहता, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। हान सेन ने हाथ बढ़ाया। उसने दानव देव तलवार का ब्लेड पकड़ लिया। किन युआन को हान सेन की बात पर यकीन नहीं हुआ। दानव देव तलवार की शक्ति हर चीज को चीर सकती थी। ये दुनिया की सबसे मजबूत चीजों में से एक थी। दानव देव तलवार की धार को कोई नहीं रोक सकता था। हान सेन ने ब्लेड पकड़ लिया। बस उसे खींचने की जरूरत थी और ब्लेड टूट जाता। किन युआन की तलवार वापस खींचने की कोशिश नाकाम रही। दानव देव की तलवार हिल नहीं पा रही थी। इससे किन युआन की भौहें तन गईं। उसने तलवार वापस खींचने के लिए और ताकत जुटाई। दानव देव तलवार अभी भी हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जड़ों के जाल में दबी हो। इससे किन युआन का चेहरा बदल गया। उसने हान सेन के हाथ की ओर देखा। हान सेन तलवार पकड़े हुए था। जिस हिस्से को उसने पकड़ा था वह लाल दिख रहा था और लाल रंग अभी भी फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे त्वचा के नीचे दबी नसें अब दिखाई देने लगी हो। दानव देव तलवार के शरीर पर नसें फैली हुई थीं। हान सेन का हाथ, जो उसे पकड़े हुए था, बीच में था। किन युआन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था।
उसने दानव देव तलवार को पीछे खींचने की पूरी कोशिश की। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन दानव देव तलवार फिर भी नहीं हिली। किन युआन और भी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसी ने दानव देव तलवार को जन्म दिया था। अब उसे लगा कि दानव देव तलवार में उसकी शक्ति अवरुद्ध हो गई है, मानो कंक्रीट में फंसा हुआ कोई पाइप जाम हो गया हो। हान सेन तलवार पकड़े हुए था और उसका चेहरा नहीं बदला। हालांकि उसकी आंखें इंद्रधनुषी रंगों से चमक रही थीं। उसके हाथों की रक्त शक्ति लगातार दानव देव तलवार में जा रही थी। इससे पहले हान सेन केवल डोंगशुआन सूत्र की शक्ति का उपयोग किन युआन से लड़ने के लिए करना चाहता था, लेकिन दानव देव तलवार की शक्ति ने हान सेन पर प्रहार किया और रक्त नाड़ी सूत्र की शक्ति को सक्रिय कर दिया। इससे वह दानव देव तलवार की शक्ति को रोकने में सक्षम हो गया। ये पहली बार था जब हान सेन ने दो विश्व विनाशक शक्तियों, डोंगशुआन सूत्र और रक्त नाड़ी सूत्र का एक साथ प्रयोग किया था। इन दो विश्व विनाशक शक्तियों से हान सेन ने कुछ अद्भुत सीखा। डोंगशुआन सूत्र की विश्व विराम शक्ति ने उसे नियम बदलने में सक्षम बनाया। रक्त नाड़ी सूत्र की विश्व विराम शक्ति ने चीजों को उनके मूल में वापस लाने में सक्षम बनाया। जब दोनों शक्तियों ने दानव देव तलवार पर अपना जादू चलाया, तो हान सेन ने देखा कि वह डोंगशुआन सूत्र का उपयोग करके दानव देव तलवार और किन युआन के बीच के संबंध को तोड़ सकता है। इस बीच रक्त नाड़ी सूत्र दानव देव तलवार को उसके मूल में वापस ला सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हो रहा हो और अब वह किन युआन की सनक से नियंत्रित नहीं थी। चूंकि डोंगशुआन सूत्र और रक्त नाड़ी सूत्र ने अभी अभी अपनी विश्व भंजक शक्तियां प्राप्त की थीं, इसलिए उनका स्तर उतना ऊंचा नहीं था। इसलिए दानव देव तलवार को संशोधित करना कोई ऐसा काम नहीं था जो जल्दी से किया जा सके। अब केवल हान सेन के हाथ में पकड़े हुए हिस्से को ही संशोधित किया जा रहा था। तलवार के अन्य हिस्सों को अभी भी संशोधित किया जा रहा था, बस बहुत धीमी गति से। फिर भी दानव भगवान तलवार की शक्ति हान सेन के लिए बेकार थी। किन युआन दानव भगवान तलवार की शक्ति का उपयोग हान सेन का हाथ काटने के लिए करना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। इसके अलावा साम्राज्यों के ब्रह्मांड के मनुष्य अभ्यास नहीं करते थे। वे सभी बाहरी शक्तियों पर निर्भर थे। एक ठोस ब्रेक वर्ल्ड हथियार बनाया गया था। इसका मतलब था कि लोगों ने अपने ब्रेक वर्ल्ड हथियारों में कई शक्तियां डाल दी। अब दुनिया तोड़ने वाला हथियार काम नहीं कर रहा था। किन युआन अपनी आधी शक्ति खो चुका था। चूंकि किन युआन अपनी आधी शक्ति खो चुका था, इसलिए ताकत के बल पर मुकाबला करना नामुमकिन सा लग रहा था। अपने सबसे अच्छे दौर में भी वह हान सेन से ताकत से नहीं लड़ सकता था। किन युआन जोर से चिल्लाया। उसने एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया जो दूध पीने जैसी थी। दानव देव तलवार, जो अभी भी हान सेन के हाथ में थी, हिल नहीं पा रही थी। लाल नसें दानव देव तलवार पर फैल गईं। वेदना। जब दानव देव तलवार पूरी तरह लाल हो गई, तो उसने किन युआन के हाथ झटक दिए। किन युआन ने चौंककर हान सेन की छाती में लगी दानव देव तलवार को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके द्वारा बनाई गई दानव देव तलवार अब उसके नियंत्रण में नहीं रह गई। यहां तक कि उसने उसका हाथ भी झटक दिया। किन युआन की आंखें चौंक गईं। हान सेन ने दानव देव तलवार का हैंडल रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसने दानव देव तलवार को अपनी छाती से बाहर निकाला। जब दानव देव तलवार उसके शरीर से बाहर निकाली जा रही थी, हान सेन के घाव तुरंत भरने लगे। घाव तुरंत गायब हो गए। एक भी निशान या दाग नहीं बचा। ऐसा होते ही दानव देव तलवार लाल रंग से भर गई। ये सब नसों जैसा लग रहा था। जिस क्षण हान सेन ने दानव देव तलवार निकाली, दानव देव तलवार की हवा ऊपर उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तलवार के शरीर में आग लगा रही हो। पूरी दानव देव तलवार लाल लौ में ढक गई। लाल आग फीकी पड़ने लगी। दानव देव तलवार ऐसी लग रही थी जैसे आग में उसका पुनर्जन्म हुआ हो। भारी काली तलवार लाल लौ से जल गई। ये छोटी और छोटी होती गई। यह एक भारी तलवार से एक लंबी तलवार में बदल गई। इसने एक अधिक नाजुक रूप भी धारण कर लिया। हान सेन ने संशोधित दानव देव तलवार को पकड़ रखा था। उसने इसे हवा में घुमाया। किन युआन की आंखें अविश्वास से भर गईं, क्योंकि दानव देव तलवार ने दानव देव तलवार की हवा का एक गुबार उड़ाया। यह उसकी पहले की शुद्ध शक्ति से भी अधिक डरावना था। नहीं, ये नामुमकिन है। किन युआन इतना चौंक गया कि लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। दानव देव तलवार उसका तलवार तोड़ने वाला हथियार था। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे उसने खुद बनाया था। अगर कोई ज्यादा ताकतवर कुलीन भी होता जो दानव देव तलवार को तोड़ सकता था, तो भी वह कुलीन उसे छीनकर उसके स्वामित्व को विकृत नहीं कर सकता था।
हान सेन ने न सिर्फ दानव देव तलवार ली थी, बल्कि उसे अपना भी लिया था। उसने दानव देव तलवार की शक्ति अपने लिए ले ली थी। अगर किन युआन ने यह अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे कभी यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। सिर्फ किन युआन ही था जो इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे कई कुलीन वर्ग को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी आंखें क्या कह रही थीं। क्या मेरी आंखें इतनी बुरी हो गई हैं कि मैं सब अजीब चीजें देख ही नहीं सकती? क्या हान सेन ने दानव देव तलवार अपने इस्तेमाल के लिए ले ली है? 1000 माइल रीच को यकीन नहीं हो रहा था। तुम चीजों को गलत नहीं देख रहे हो। जिया शिझेन को अजीब लगा क्योंकि उसने पुष्टि की कि वह भी यही देख रही थी। एक बार फिर हान सेन ने उसकी सारी उम्मीदों को पार कर दिया था। किन युआन जैसे लोग, जिन्हें अपनी दानव देव तलवार के साथ किन साम्राज्य का अजेय कुलीन माना जाता था, ऐसे नाम थे जिन्होंने ब्रह्मांड को झकझोर दिया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम सुनते ही कई राजा डर जाते थे। अब दानव देव तलवार हान सेन के हाथ में थी। ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार लग रहा था। हान सेन ने धीरे से दानव देव तलवार उठाई। डरावनी तलवार हवा में किन युआन से चिपक गई। अब किन युआन डर गया। जवानी में वह बहुत भाग्यशाली था। राजा भी उससे कम भाग्यशाली था। किन राज्य के कई लोग पीली मिट्टी बन चुके थे, फिर भी वह जिंदा था। सिर्फ ईश्वर ही जानता था कि किन युआन को आखिरी बार डर का एहसास हुए कितने साल हो गए थे। जब यह डर उस पर फिर से हावी हुआ तो उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो गया हो या उसने कितनी भी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली हो, वह भी मरने से उतना ही डरता था जितना कोई और। शायद वह उससे भी ज्यादा डरता था। जब हान सेन ने दानव देव तलवार उसकी ओर लहराई तो किन युआन की भौहें उछल गईं। उसका शरीर बिजली की तरह चमक उठा। उसकी पीठ से एक तलवार जैसी आत्मा उठी। ये किन युआन की विनाश श्रेणी की जीन प्रजाति दानव देव तलवार आत्मा थी। अब दानव देव तलवार आत्मा इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी आधी शक्ति किन युआन ने दानव देव तलवार बनाने में लगा दी थी। इस प्रकार दानव देव तलवार की आत्मा शक्ति बेहद कमजोर थी। किन युआन जानता था कि वह दानव देव तलवार की शक्ति से बच नहीं सकता। हालांकि उसके पास दानव देव तलवार की आत्मा थी, फिर भी वह दानव देव तलवार के हमले से बच नहीं सकता था। केवल दानव देव तलवार की आत्मा की शक्ति ही दानव देव तलवार से लड़कर उसे शायद नकार सकती थी। दानव देव तलवार की आत्मा बहुत कमजोर थी। उसकी आधी शक्ति दानव देव तलवार बनाने में खर्च हो चुकी थी। वह इतनी कमजोर थी कि वह दानव देव तलवार की शक्ति को रोक या रद्द नहीं कर सकती थी। किन युआन ने दानव देव तलवार की आत्मा को त्याग दिया ताकि वह दानव देव तलवार के ताले से छुटकारा पा सके और उसे दानव देव तलवार आत्मा से लड़ने के लिए मजबूर कर सके। वह जानता था कि दानव देव तलवार आत्मा को दानव देव तलवार तोड़ देगी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। दानव देव तलवार आत्मा को छोड़ने के बाद किन युआन के पास अभी भी किन परिवार की देव आत्मा रक्तपल्स और एक अन्य जीन जाति थी। जीन जाति के संयोजन को बुलाने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक संकेत भेजा। कई परछाइयां दिखाई दी। वे किन युआन जितनी ताकतवर तो नहीं थीं, लेकिन उनसे ज्यादा कमजोर भी नहीं थीं। ये लोग अन यांगटिंग के सदस्य थे और उनके पास किन साम्राज्य की सबसे बुनियादी शक्तियां थीं। जब तक जिंदगी मरण का सवाल न हो, यहां तक कि किन साम्राज्य के राजा किन जिंग जैन भी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सिर्फ किन युआन और अन यांगटिंग के सदस्य ही अन यांगटिंग का इस्तेमाल कर सकते थे। आन यांगटिंग के सदस्य काले कपड़े और चोगे पहने हुए थे। उन्होंने बिना चेहरे वाले और सफेद मुखौटे पहने हुए थे। सभी परछाइयां कैंडल गार्डन के पास दिखाई दी और उस क्षेत्र को घेर लिया। हान सेन की दानव देव तलवार ने दानव देव तलवार आत्मा पर वार किया, लेकिन दोनों का ज्यादा असर नहीं हुआ। दानव देव तलवार आत्मा, जो एक पारदर्शी और हल्की परछाई थी, दानव देव तलवार द्वारा अवशोषित कर ली गई। दानव देव तलवार की आत्मा को अवशोषित करने के बाद दानव देव तलवार में कुछ बदलाव आए। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें किसी प्रकार की आत्मा आ गई हो। वह हान सेन के हाथ से छूटकर उसके सामने मंडराने लगी। बज़्ज़ट! पूरा तंत्र तलवार की रोशनी से जगमगा उठा। अनगिनत तलवारें अपनी म्यान से बाहर निकलीं। वे जितनी ज्यादा प्रसिद्ध होती, उतनी ही ज्यादा प्रतिक्रिया करती। तलवार की सभी रोशनियां आसमान में उड़ गईं मानो किसी अजीब शक्ति से लड़ रही हो। हान सेन को यह समझने का समय ही नहीं मिला कि दानव देव तलवार का क्या हुआ। उसने दानव देव तलवार को पकड़ लिया। इस क्षण हान सेन को लगा कि दानव देव तलवार अलग है। ये कभी एक हथियार थी, अब यह एक जीवन शक्ति थी। यह एक नई दानव देव तलवार आत्मा थी।
पुराने दानव देव तलवार आत्मा की तुलना में ये दानव देव तलवार आत्मा कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यह एक शुद्ध विश्व तोड़ो देव आत्मा जीन वाली जाति थी। सोन यांग टीम सदस्यों ने कैंडल गार्डन को घेर लिया था। उनके चारों ओर एक अजीब सी काली हवा थी। पता नहीं था कि यह किस तरह की जीन रेस पावर थी। काली आग मानो आत्मा हो। वह पूरी की पूरी किन युआन के शरीर में जा रही थी। किन युआन के शरीर से काले धुएं का एक बादल उठने लगा। किन युआन का शरीर बहुत अजीब लग रहा था। उस पर कई काले ड्रैगन जैसे शल्क और एक काला सींग था। वह एक मानव काले ड्रैगन जैसा लग रहा था। जब आन यांग टिंग के कुलीनों ने किन युआन पर अपनी शक्ति जमा ली तो उसकी उपस्थिति और भी मजबूत हो गई। वह और भी डरावना हो गया। वह उस समय से भी ज्यादा डरावना हो गया जब उसने विश्व तोड़ने की शक्ति का इस्तेमाल किया था। और भी ज्यादा आन यांग टिंग लोग आ गए। उनके शरीर में एक काली ज्वाला थी। इससे किन युआन की काली ज्वाला को मदद मिली। आन यांग टिंग के सदस्य कई पीढ़ियों से कुलीन वर्ग के थे और वे सभी अद्वितीय थे। किन युआन के अंदर बहुत शक्ति थी। वह शक्ति कितनी डरावनी थी। हान सेन दानव देव तलवार पकड़े हुए किन युआन को भावशून्य दृष्टि से देख रहा था। हालांकि किन युआन मर सकता था, आन यांग टिंग के सदस्य किन परिवार के सदस्य थे। वे किन परिवार का आधार थे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति किन युआन पर इस्तेमाल की। अगर हान सेन उन्हें हरा देता तो इसका मतलब था कि आन यांग टिंग पूरी तरह से नष्ट हो जाता। किन युआन एक जीन प्रजाति का उपयोग करता है। वह निश्चित रूप से वह काला बड़ा दुष्ट ड्रैगन राजा होगा क्योंकि उस जीन प्रजाति के पास ये रहस्य है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब किन युआन ने सुना कि मैं काला बड़ा दुष्ट ड्रैगन राजा चाहता हूं तो उसकी प्रतिक्रिया इतनी अस्थिर थी। हान सेन की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने दानव देव तलवार थाम ली। इस दिन बुरा आकाश राजा भी वहां था। उसने किन युआन को मार डाला होता और आन यांग टिंग को भी उसके साथ दफना दिया होता। किन युआन की पीठ पर एक काले अजगर की परछाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां है, पर वो वहां था नहीं। वो धुंध में था। वो असली नहीं लग रहा था। हान सेन ने दानव देव तलवार आत्मा को लहराया और एक अदृश्य तलवार की हवा जुटाकर किन युआन पर हमला किया। उस तलवार की हवा से बचना असंभव था। डोंग! तलवार हवा में किन युआन पर लगी, लेकिन वह 3 फीट पीछे से रुक गई। वह उसे पार नहीं कर सका। किन युआन के चारों ओर एक अजगर की छाया लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां है, लेकिन वह वहां नहीं था। इसने दानव देव तलवार आत्मा की अदृश्य तलवार की हवा को रोक दिया। इस बीच आन यांग टिंग के सदस्य जोर जोर से मंत्र बोल रहे थे मानो वे सच्चे विश्वासी हों। जब कुछ 100 आन यांग टिंग सदस्यों ने काली हवा में एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा तो पूरा जेड वॉल सिटी जगमगा उठा। जेड की दीवार से घिरे इस विशाल मानव निर्मित शहर की कई इमारतें एक रहस्यमयी रोशनी से जगमगा उठीं। अगर कोई गौर से देखे तो पता चलेगा कि ये रोशनियां रहस्यमयी मंत्र थीं। पूरा जेड वॉल सिटी ऐसा लग रहा था जैसे एक असली विशाल ड्रैगन उसे घेरे हुए हो। उस असली ड्रैगन से रोशनी निकल रही थी। ये किन युआन की ड्रैगन छाया के साथ मिलकर किन युआन के शरीर को और भी डरावना बना रही थी। हान सेन अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। किन युआन की शारीरिक शक्ति सिर्फ उसकी नहीं थी, उसकी शक्ति किसी विनाशक देव आत्मा से भी ज्यादा डरावनी थी। राज्य में किन जिंग जेन अजीब लग रहा था। वह एक साथ हैरान और उत्साहित लग रहा था। पुराने अल्फा को इस हद तक धकेल दिया गया है और उसने ब्लैक ड्रैगन प्रॉमिस का इस्तेमाल किया है। वाह, उसे वाकई इस हद तक धकेल दिया गया है। किनारा! पूरा जेड वॉल सिटी सदमे में था। कई बुजुर्ग लोग जो कई पीढ़ियों से जेड वॉल सिटी में रह रहे थे, आसपास की पुरानी इमारतों को असमंजस से देख रहे थे। जेड वॉल सिटी में कई पुरानी इमारतें थीं। शहर का चाहे जितना भी विकास हुआ हो, इन पुरानी इमारतों को न तो कभी तोड़ा गया और न ही हटाया गया। पुराने आंगन वाले घर, टूटे हुए पुराने मंदिर, ईंटों से बने टॉवर, धब्बेदार चर्च, पुराने मठ, बहुत सारे छोटे पत्थर के घर और नई बनी इमारतें जो पुरानी इमारतों की वास्तुकला के साथ फिट नहीं बैठती थीं, डरावनी रोशनी से चमक रही थीं। पुराने टूटे फूटे चौक पर हर पत्थर की पट्टिका किसी दिव्य प्रकाश और ईश्वरीय उपस्थिति से जगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पुराने जमाने का कोई डरावना जीव जाग उठा हो। एक बूढ़े व्यक्ति ने अजीब तरह से उस मठ को ईश्वरीय प्रकाश से देखा। उसने मन ही मन कहा, मेरे परदादा ने मुझे जो कहानियां सुनाई थीं, वे सच थीं। वह पुराना मठ एक रहस्यमयी जगह है। जेड वॉल सिटी के नागरिकों ने अपने आसपास की पुरानी इमारतों को देखा। यकीन करना मुश्किल था। सुनहरी रोशनी से जगमगाती इमारतों में वे खेला करते थे। यहां तक कि वे ऐसे पुराने घरों में शौच भी किया करते थे।
पिछले 1000 सालों में किन साम्राज्य और भी मजबूत हो गया था। उन्हें शायद ही कभी ब्लैक ड्रैगन प्रॉमिस की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा हो। पिछले कुछ दशकों में ज़ेड वॉल सिटी के लोग भी ब्लैक ड्रैगन को काम करते नहीं देख पाए थे। एक पुराने मंदिर में कुछ वृद्ध लोग मंत्रोच्चार करने लगे। एक पुराने घर में भूत रोने लगे। एक मठ में महिलाओं को प्रार्थना करते सुना गया। चर्च में पुजारी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हर रहस्यमयी जगह से एक डरावनी शक्ति फूट रही थी। इससे ज़ेड वॉल सिटी की ड्रैकोनिक परछाइयां और भी ज्यादा चमकने लगीं। किन युआन की ड्रैगन परछाई अब और भी ज्यादा असली लगने लगी थी, मानो कोई असली काला ड्रैगन उसके ऊपर उड़ रहा हो। हान सेन के हाथों में दानव देव तलवार आत्मा को पहले ही 10 बार घुमाया जा चुका था और हर बार उसे किन युआन के काले ड्रैगन ने रोक दिया था। वह उसे बिल्कुल भी नहीं काट पा रहा था। किन युआन ऐसा लग रहा था मानो उसके पास अनंत शक्तियां हों। उसकी कल्पना करना भी बहुत डरावना था। हान सेन ने सोचा, किन साम्राज्य 7 राज्यों में से एक है। मुझे नहीं पता कि यह कितने अरबों सालों से चला आ रहा है, लेकिन यह वाकई बहुत डरावना है। ज़ेड वॉल सिटी में इस तरह की सुरक्षा शक्ति होने के लिए इसे किसी विनाश श्रेणी के देव मंदिर की शक्ति जितनी ही मजबूत होना चाहिए। जाहिर है, मैंने उन 7 राज्यों को कम करके आंका था जो अरबों सालों से यहाँ मौजूद हैं। हान सेन, तुमने राजा से झूठ बोला। तुमने गुप्त रूप से दोस्त बनाए हैं। तुम हमेशा ईर्ष्यालु रहते हो। तुम निर्दोषों को मारते हो। तुम युवराज को धोखा देते हो। अब तुम किन साम्राज्य का दमनकारी खजाना हड़पना चाहते हो। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है। ये निश्चित रूप से क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। किन युआन 9 आसमानों पर खड़ा था। एक काला अजगर उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। वह किसी देवता की तरह लग रहा था जो हान सेन को देख रहा था और उसकी ईश्वरीय वाणी आकाश में गूंज रही थी। ये किसी दंड की ध्वनि जैसा था। ज़ेड वॉल सिटी के नागरिक और उसके कई रईस, जो पुरानी इमारतों से संबंधित अजीब दृश्यों से आकर्षित थे, उन्होंने ये सब देखा और सुना। चूंकि हान सेन पहले से ही एक दुष्ट अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध था, इसलिए यह बात ज़ेड वॉल सिटी में हर जगह फैल गई। जिन आम नागरिकों ने किन युआन को न्याय करने वाले देवता की तरह बोलते और व्यवहार करते सुना, उनके मन में पहले से ही एक धारणा बन गई थी। वे हान सेन से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने उस दुष्ट अधिकारी को मारने की मांग करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। हान सेन से सख्त नफरत करने वाले वफादार अफसर सब चिल्ला उठे, भगवान की आंखें हैं, इस दुष्ट अफसर को मार डालो। ज़ेड वॉल सिटी में हर कोई इसी तरह की गालियां दे रहा था। वे सब इकट्ठा हुए और उस दुष्ट आदमी को मरते हुए देखना चाहते थे। हालांकि हान सेन जानता था कि किन युआन सच नहीं बोल रहा है, फिर भी हान सेन ने उसे समझाने की जहमत नहीं उठाई। वह सिर्फ किन युआन को देखता रहा, जो आसमान में था। किन युआन को कोई देख नहीं सकता था। वह बहुत ताकतवर था। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। उसके चारों ओर एक दिव्य ज्योति चमक रही थी। एक काला अजगर उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। वह किन साम्राज्य के युद्ध देवता जैसा था जो राज्य की रक्षा कर सकता था। हान सेन, तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है? किन युआन ने ऊपर से हान सेन को देखा। राज्य में किन जिंग जेन ने ऊपर आसमान में किन युआन को देखा। उसे शक हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनन्य से जूझ रहा हो। किन बाई रोते और गिड़गिड़ाते हुए उसकी ओर दौड़ी। पिताजी, हान सेन को बचा लीजिए। वह बुरा आदमी नहीं है। उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। यह मेरी गलती थी। मैं हमेशा उसे पागलपन के कामों में धकेलती हूँ। यह उसकी गलती नहीं थी। किन बाई जानता था कि बूढ़ा अल्फा कितना डरावना था और उसने इस तरह की संरचना पहले भी देखी थी। इससे वह डर गया। किन जिंग जेन ने किन बाई की तरफ देखा। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें जमने लगी। बाय, मेरे बेटे, मुझे महल से बाहर ले चलो। किन जिंग जेन खड़ा हो गया। उसकी आंखें मानो आग की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे एक एक शब्द बोला, बचाओ हान सेन। वह हान सेन के लिए नहीं, बल्कि अपने इकलौते बेटे किन बाई के लिए बाहर जाना चाहता था। अगर उसकी मौत के बाद किन युआन को नहीं मारा गया, तो किन बाई राज्य पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। किन बाई ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वह रेंगकर किन जिंग जेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। पिता और पुत्र दोनों ने साधारण कपड़े पहने हुए महल से बाहर निकले। उनके पीछे सिर्फ एक अधिकारी था। उन्होंने किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा। किन जिंग जेन के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे, इसलिए वह तेजी से नहीं चल पा रहा था। वह कुछ देर चला, फिर खांसते हुए तौलिए में लिपट गया। उसने जल्दी से तौलिया हटा दिया। वह नहीं चाहता था कि किन बाई उसे देखे।
पिताजी, क्या आप ठीक हैं? किन बाई ने चिंता से पूछा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता ने अभी तक इस देश को तुम्हारे राज के लिए सुरक्षित नहीं किया। मैं ठीक हूँ। किन जिंग झेन हंसा और बोला, चलो, अगर हम बहुत देर कर दें तो हम हान सेन को नहीं बचा पाएंगे। हान सेन को बचाने की जरूरत सुनकर किन बाई ने तुरंत पूछा, हम हान सेन को कैसे बचाएं? हम ओल्ड अल्फा को कैसे रोक सकते हैं? हमें उसे नहीं रोकना है। किन जिंगजेन ने पुराने मंदिर की ओर देखा। वहां पहुंचने के लिए उसने किन बाई की मदद ली। किन जिंगजेन किन बाई को पुराने मंदिर में ले गया। उसने किन बाई को सीढ़ियों के सामने घुटने टेकने को कहा। उन्होंने 3 बार प्रणाम किया। इसके बाद किन जिंगजेन ने कहा, मैं किन राज्य का राजा किन जिंगजेन हूँ। मैं अपने बेटे को आपका अभिवादन करने के लिए यहाँ लाया हूँ। कृपया अल्फा ड्रैगन वायु को हटा दें।